दिल्ली, सेक्टर 47, इंदिरा रोड, अग्निहोत्री होटल। एक हॉल में बैठे कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे। हर जगह खुसुर-फुसुर चल रही थी कि ना जाने वो कब आएंगी। फ्रंट लाइन में मीडिया वाले अपनी पूरी तैयारी के लिए साथ खड़े थे। उनके पीछे आम नागरिक, साथ ही कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल की तरफ से आए हुए थे, कुर्सी पर बैठे थे। स्टेज पर भी कुछ अतिथि विराजमान थे। संध्या स्टेज से नीचे खड़ी इवेंट मैनेजर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, यार ये मैम अब तक आई क्यों नहीं? नीलेश, साथ में काम करने वाला लड़का, पता नहीं, अभी फ़ोन किया था तो कहा कि रास्ते में है। संध्या, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं यार, बस मैम जल्दी आ जाए। तभी उन्हें दरवाजे से वर्दी में एक लड़की आती दिखाई दी। लंबी कद-काठी, सांवला रंग, बालों का जूड़ा बनाया हुआ और चेहरे पर गंभीरता के साथ एक हल्की मुस्कुराहट जो उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उसे वर्दी में देखने वाला यही कहेगा कि वो वर्दी के लिए ही बनी है। उसके साथ एक महिला और एक आदमी आ रहे थे। वो उस लड़की के माँ बाप थे। संध्या लड़की की तरफ इशारा कर, आ गई मैम। संध्या और उनके साथ काम करने वाले सब लोग उस तरफ भागे। संध्या, हेलो मैम, लड़की ने मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। उसके बाद संध्या उस लड़की को स्टेज पर ले गई। स्टेज पर पहुँच कर वो लड़की वहाँ बैठे गेस्ट के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हॉल में बैठे हर एक शख्स की नज़रें स्टेज का रुख कर चुकी थी। कविता, होस्ट जो अब तक अपनी जगह संभाल चुकी थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने की एक नहीं बल्कि दो खास वजह है। पहली वजह है ज्योति फाउंडेशन। ज्योति फाउंडेशन जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और भ्रूण हत्या के लिए काम करेगा। ज्योति फाउंडेशन का सपना देखने और उन्हें साकार करने वाली शख्सियत आज हमारे साथ इसी मंच पर मौजूद है। वहीं दूसरी वजह तुम मुझ में जिंदा हो, पुस्तक का विमोचन जिसका बीते 1 साल से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ज्योति फाउंडेशन की संस्थापक और तुम मुझ में जिंदा हो की लेखिका दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान है जो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज कई लड़कियां इनकी तरह ही बनना चाहती हैं। मैं उस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूँगी और उनसे विनती करती हूँ कि यहाँ आकर वो उस पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताएं। तो तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी की IPS दिव्या मैडम का। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तभी स्टेज पर बैठी दिव्या लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हुई और स्टैंड के पास आ गई। कविता, उसे बोलने की विनती कर हाथ से माइक स्टैंड की तरफ इशारा कर, प्लीज़ मैम। दिव्या माइक के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सामने देखा जहां लगभग 500 से ज़्यादा लोग टकटकी लगाए उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। दिव्या, नमस्कार सभी को, और साथ ही आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगी इतना इंतज़ार करवाने के लिए। तुम मुझ में जिंदा हो पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि किसी की पूरी ज़िंदगी की दास्तां है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो दुनिया के, समाज के और अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारे समाज की इस कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा के खिलाफ खड़ी हुई और कहते कहते दिव्या किन्हीं ख्यालों में खो गई। सन 1992 शाम का वक्त था। हरियाणा के एक गांव में एक कच्चे से घर के आंगन में खाट पर बैठी औरत चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुला रही थी। औरत, ए ज्योति, कितरेगी से, पर सामने से कोई जवाब ना आया। औरत और तेजी से चिल्लाकर, ए ज्योति, मर गई के, अड़े आ। तभी घर के अंदर से एक लड़की भागती हुई आई। उम्र लगभग 25-26 साल की होगी। बिखरे बाल, साड़ी पहने दौड़ती हुई उस औरत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथों में आटा लगा हुआ था। औरत उस पर चिल्लाते हुए, कब से गला फाड़ रही हूँ, कान में रुई ठूस के बैठी से। ज्योति सर झुकाए, वो खाना बना रही थी अम्मा जी, इसलिए देर हो गई, कहिए। औरत खाट पर पैर पसारते हुए, मारे गोडे और तलवे बड़े दुख रहे से, जरा दबा रहे। ज्योति डरते हुए, पर अम्मा जी चूल्हे पर सब्जी रखी है, उसे उतार दूं फिर आपके पैर दबा दूंगी।
औरत गुस्से में, इतनी हिम्मत थारी कि मन ने जवाब देरी से। ज्योति, नहीं अम्मा जी, वो। औरत उसकी बात बीच में काट कर उसे घूरते हुए, दबा रही कि नहीं? ज्योति सहम कर, दबाती हूँ। और नीचे बैठकर उसके पैर दबाने लगी। ज्योति के पति संतोष के आने का वक्त हो गया था। उसे डर था कि अगर उसके आने तक खाना ना बना तो आज फिर उसे उसके गुस्से के साथ उसकी मार का सामना भी करना पड़ेगा। और आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। तय समय पर उसका पति घर लौट आया और खाना तैयार ना देख उस पर चिल्लाने लगा। ये लगभग उसके साथ रोज का था। जैसे ही वो खाना बनाने जाती, उसकी सास उसे किसी न किसी काम से बुला लिया करती और तब तक नहीं जाने देती जब तक संतोष ना आ जाए। और फिर खाना ना बनने पर उसे संतोष के प्रकोप से गुजरना पड़ता, कभी लातों से, घूसों से और कई बार तो डंडे और बेल्ट से उसके जिस्म पर तब तक प्रहार करता जब तक उसका मन ना भर जाए और सास मज़े से उसे मार खाते देखती रहती। कई बार उसने संतोष को समझाने की कोशिश की पर उसने कभी नहीं सुनी। हर रोज़ शाम को वो पी कर लौटता और खाना ना मिलने पर उसे मारता पीटता। आज भी जब वो ज्योति को मारते मारते थक गया तो अपने कमरे में चला गया और उसे 15 मिनट में खाना लाने को कह गया। ज्योति के गालों पर थप्पड़ों के निशान बन गए थे। बाजुओं पर उसके मजबूत हाथों की पकड़ साफ दिखाई पड़ रही थी। बालों से पकड़कर झकझोरने के कारण बाल भी चोटी से बाहर निकल आए थे। आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो जमीन से उठी, अपनी साड़ी को संभाला और दोबारा खाना बनाने लगी। सबको खाना खिलाकर वो जब खाना खाने बैठी तो उसके गले से एक निवाला भी अंदर ना गया। यहाँ उससे उसके दर्द पूछने वाला कोई भी नहीं था। घर में सदस्यों के नाम पर ज्योति, उसकी सास, संतोष, उसका पति, ससुर जो पैरालाइज्ड थे, दिन भर बस एक कमरे में खाट पर ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अपनी माँ के आंचल को याद कर ज्योति को रोना आने लगा और वो फक कर रो पड़ी और बहुत देर तक रोती रही। किसी को उसके रोने या हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका रोना संतोष की आवाज़ से एकदम से बंद पड़ गया, जो उसे चिल्लाकर कमरे में आने को कह रहा था। उससे खाना न खाया गया। वो वैसे ही थाली खिसका कर रसोई में रखी अलमारी के नीचे रखकर रसोई से बाहर चली गई। ये रसोई ही उसके लिए इस घर में उसकी अपनी जगह थी, जहाँ वो जब चाहे मन भर कर रो लेती थी। चूल्हा, अलमारी, बर्तन जैसे उसके दुख के साथी बन गए थे। उसकी शादी के बाद शायद ही सास ने कभी रसोई में कदम रखा हो, इसलिए जब भी उसे खाने की इच्छा ना हो या खाना आधा छूटा हो तो वो ऐसे ही थाली को अलमारी के नीचे रख कर चली जाती। अगर उसकी सास को इस बारे में पता चले तो वो उसके खानदान तक के नाम उसे गिनवा देती थी, खाने की बर्बादी के चलते। बाहर से किचन के दरवाजे की कुंडी लगाकर कमरे की तरफ चली गई। देरी से आने के कारण पहले तो संतोष ने उसे थप्पड़ मारे और फिर अपनी शारीरिक भूख मिटाकर करवट लेकर सो गया और ज्योति वैसे ही मुर्दों की तरह पड़े पड़े छत निहारती रही। भरोसा और प्यार ही पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन की नींव होती है, पर इन दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं था। न संतोष उस पर भरोसा करता था और न प्यार। वो तो बस बिस्तर की सिलवटों तक ही सीमित था। सुबह सुबह उठकर ज्योति गांव में लगे सरकारी नल पर पानी भरने चली गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो उसे लंबी लाइन में लगना पड़ता था और उस वजह से घर पहुंचने और खाना बनने में देर हो जाती थी और फिर दिन भर उसके तानों के साथ गुजरते। इसलिए वह सुबह अपने पति के उठने के पहले ही पानी लेने आ गई। उसने घूंघट लिया हुआ था। घूंघट इस तरह का था जिससे कि उसका पूरा चेहरा ना दिखे और वो काम भी कर सके। घूंघट लेने की उसकी 2 वजह थी। पहली तो गांव में रीत थी घूंघट लेने की और दूसरी कल संतोष के दिए जख्म छिपाने की कोशिश। कल के मारे गए थप्पड़ों की वजह से उसका पूरा मुंह सूज गया था। जब वो नल के पास पहुंची तो वहां पहले से 2 औरतें खड़ी थी। शायद वो भी अपनी सास या पति के डर से आ गई थी। वह उनके पीछे खड़ी हो गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ज्योति ने पलट कर देखा तो पीछे एक उसी की हम उम्र की औरत खड़ी हुई थी। ज्योति खुश होकर, अरे कमल, कमल तू इतनी जल्दी आ गई आज तो। ज्योति, मैं हर रोज ही तो जल्दी आती हूँ, तू ही लेट आती है। कमल,
हाँ हाँ ठीक है, और बता कि चल क्या रहे से। ज्योति हारे हुए स्वर से, वही सब जो शुरू से चलता आ रहा है, और क्या चलेगा। जैसे ही ज्योति का नंबर आया और वो अपना बर्तन रखने के लिए नीचे झुकी तो उसका घूंघट हल्का सा पीछे खिसक गया, जिसे उसने फुर्ती के साथ वापस अपने सर पर रख लिया। पर उससे पहले कमल की नज़र उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। कमल आगे बढ़ते हुए हैरानी से, ज्योति ये थारे चेहरे पे के होया। ज्योति घूंघट ठीक कर, कुछ भी तो नहीं। कमल झूठ ना बोल, मने साफ दिख रहा से कि थारा चेहरा सूजा सा। बता के होया, कल थारे आदमी ने फिर से थारे ऊपर हाथ उठाया के। ज्योति नम आंखों से, कौन सी नई बात है कमल, रोज का है ये तो। खैर तू बता तेरा क्या चल रहा है। कमल के चलेगा, बस घर की देख रेख, आदमी की सेवा और बच्चों का पालन पोषण। ज्योति तेरा अच्छा है कमल, जो तेरी सास नहीं है। कमल दांत पीसते हुए, याद ना दिला, उसकी तो एक नंबर की कमीनी थी वो औरत। जब तक जी मारे को चैन से कोड़ी जीने दिया, रोज का कलेश मचाती थी। एक दिन भी एक रोटी सुकून की ना खाने दी उसने। उसके रहते बस लात घुसे ही मिले से मारे को, पर इब थोड़ा सुकून से, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ। मार तो इब भी कदे कदे मिल जावे से, पर वो रोज रोज का टंटा ना से भी। ज्योति उसे गौर से देखते हुए, ऐसा क्यों कह रहे कमल, हर दुख तकलीफ हम औरतों की ही झोली में क्यों दिए भगवान ने। कमल हमारी जात ही ऐसी होवे से ज्योति, चेड़ सुकूड़ औरत की किस्मत में कोड़ी होवे। बचपन में 6-7 साल में बापू ने घर में बैठा दिया, ये कह के कि बड़ी होगी से। हमेशा अम्मा बापू एक ही बात बोलते थे, तू पराया धड़ से। फिर 16 साल में उस पराए घर न भेजू दिया ये गांव में। जिब से लेकर इब तक सांस के ताड़े, पति की मार, मायके की इज्जत, समाज का डर का बोझ लिए जीरे से। यही हमारे समाज ने हर औरत की किस्मत में लिखा से। इसके लिए भगवान को के दोष देना। ज्योति सही कह रही है तू, लोगों की सोच ही ऐसी है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। पर फिर भी कमल तुझे कम से कम दुख से तो निजात मिल गया। कमल कौन सा। ज्योति तेरा बेटा है ना, कम से कम उस बोझ से तो मुक्त है। कमल कैसी मुक्ति ज्योति, छोरी होती तो कम से कम दुख ही बांट लेती मारा, पर यो छोरा तो पूरा अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा रे। ऐसे भाषा बोले से कि पूछना, पूरा बिगड़ गया से। ज्योति सुधर जाएगा, बस प्यार से संभाल ले। कमल मुंह बनाते हुए, प्यार की भाषा उसके बाप की तरह उसके भी समझ से बाहर से। कमल ने जैसे मुंह बनाया, उसे देख ज्योति को हंसी आ गई। कमल उसे हंसता देख हैरानी से, इब के होया तने। ज्योति तू बहुत अच्छी है कमल, तुझसे बात करके ना मन खुश हो जाता है। कमल हंसते हुए, बाबली से तू, और दोनों खिलखिलाकर हंसती। ज्योति चल अब मैं चलती हूँ, अम्मा जी गुस्सा करेंगी वरना। कमल यूँ तेरा समझ ना आता मने, वो थारे पे जुल्म करती जावे और तू उसने अम्मा जी बोलते बोलते ना थके। कोई अम्मा जी वम्मा जी ना से, वो चुड़ैल से चुड़ैल, वो भी बरगद के पेड़ वाली, जो एक बार जिसड़े लग जावे तो उसका परलोक तक साथ ना छोड़े। ज्योति उसके मुंह पे उंगली रखकर धीरे से, पागल हो गई है क्या, अगर किसी ने सुन लिया और अम्मा जी को बता दिया तो मेरी सामत आ जाएगी। कमल उसका हाथ हटा, ठीक से मारी माँ, आप चले। ज्योति मुस्कुराकर हाँ। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जाने लगी। कमल ज्योति के घर की सामने वाली लाइन के 3 नंबर के घर में रहती थी। कहने को तो उसकी पड़ोसी थी, पर साथ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। बाकी औरतों के साथ ज्योति ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि वो लोग उसकी हर बात उसकी सास को बता देती थी। पर कमल ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने हमेशा ही उसे समझा और उसका दर्द बांटा है। पूरे दिन की थकान में बस सुबह के ये कुछ पल थे जिनमें ज्योति मुस्कुराती थी कमल की बातों पर, वरना तो सारा दिन बस आंसू बहाते हुए निकलता था। कमल बहुत हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की थी। दुख उसकी ज़िंदगी में भी कम नहीं थे, पर ज्योति की ज़िंदगी के मुकाबले वो फिर भी ठीक थी। दोनों बातें करते हुए ज्योति के घर के सामने पहुंच गए। ज्योति डरते हुए, अब तू जा कमल,
वरना अम्मा जी ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो बवाल मचा देंगी। कमल, हाँ जा रीसू। कमल थोड़ा आगे बढ़ गई और ज्योति फड़की खोल अपने घर में अंदर आने लगी। तभी उसकी सास अंदर से आंगन में आकर खड़ी हो गई। सास, कड़े थी अब तक? ज्योति आंगन में गगरी रखते हुए, अम्मा जी पानी लेने गई थी। सास, इतना टेम लागे से पानी लाने में? ज्योति सर झुकाकर, वो लाइन लंबी थी थोड़ी इसलिए। सास, कितनी बेर कही थारे से कि जल्दी जाया कर, पर नहीं, महारानी तो आराम से पैर पसार के सोती रही उसे। ज्योति, माफ़ कर दो अम्मा जी, कल से जल्दी चली जाऊंगी। सास, कल से जे थारे को देर हुई तो थारी टांगे तोड़ दूंगी। ज्योति ने सर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। कमल फड़की के बाहर से, क्यों झूठ बोल रही सी ज्योति? सास से, ये काकी मारे साथ थी थारू बहू, मने रोका से इसे काम था। सास, क्यों रे ज्योति? थारे से कितनी बार बोला से कि कमल से दूर रहे, पर थारे समझ ना आवे। अंदर चल, बताती थारे को आज। कमल, क्यों गला फाड़ रही से? काकी, ज्योति की गलती ना से, मारी से, उसड़े ना बोल। तभी संतोष भी बाहर आ गया। संतोष ज्योति से, तू अड़े से और मैं तने अंदर ढूंढ रहा से, जा हमारे लिए चाय लेके आ। ज्योति, जी। और वो जल्दी से भागकर अंदर चली गई और कमल उसके घर। सास भी गुस्से से ज्योति के पीछे चली गई। संतोष के जाने के बाद सारा काम खत्म करके ज्योति कुछ देर के लिए अपने कमरे में आराम करने चली गई, पर जैसे ही वो पलंग पर लेटी कि तभी उसकी सास ने उसे बुला लिया। ज्योति बाहर आकर, अम्मा जी आपने बुलाया? सास, हाँ, जे गाय और भैंस ने देख के आ भूसा डालने का बखत हो गया से। ज्योति थकी हुई आवाज़ में, अम्मा जी 1 घंटे पहले ही तो डाला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा। सास गुस्से में, थारे से कहा ना कि देख के आ। ज्योति, ठीक है। ज्योति जानती थी कि उसकी सास से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। उसकी सास कभी उसे एक पल का भी आराम नहीं करने देती थी। अगर ज्योति सारा काम जल्दी कर भी ले तो भी वो कहीं ना कहीं से काम निकाल ही लेती थी। गाय को चारा देकर जब ज्योति वापस आई तो उसकी सास ने उसके सामने एक बोरी गेहूं की रख दी। ज्योति बोरी देखकर, अम्मा जी ये अभी कुछ दिन पहले ही तो साफ करके पीसा था आटा। सास, बेरा से मने, पर पहले से रख लेवेंगे साफ करके तो आगे परेशानी ना जावेगी। और अगले माह से बरसात भी आने वाली सी, पानी लग सब खराब हो जावेंगे। ज्योति, जी। अरे वो बिना कोई आगे सवाल किए गेहूँ साफ करने बैठ गई। साफ करने के बाद उन्हें हाथ से चक्की में पीसने लगी। खाना ठीक से नहीं खाने की वजह से उसे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी और यही वजह थी कि उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी, पर अपनी सास से उलझने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी कि अगर उसने एक शब्द भी उससे कहा तो वो उसे बढ़ा चढ़ाकर संतोष को बताएगी और फिर उसे उसकी मार का सामना करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोलकर चक्की चला रही थी और सास वहीं खाट पर बैठकर उसकी निगरानी कर रही थी। शाम को काम करते वक्त गलती से ज्योति के हाथ से सब्जी का बर्तन गिर गया और उसमें रखी सारी सब्जी रसोई में फैल गई। ये देख एक पल को ज्योति की धड़कनें बढ़ गई। डर उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसे अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है और ठीक उसकी उम्मीद के मुताबिक सास बर्तन की आवाज़ सुन रसोई में आ गई और गिरी हुई सब्जी को देख ज्योति पर गालियों की बौछार होने लगी। सास गुस्से में, ध्यान कितने सारा, सारी सब्जी गिरा दी से। ज्योति डरते हुए, अम्मा जी गलती से गिर गई, वो पैर फिसल गया था। सास, तो तू ना फिसल गई? ब्याह में थारे बापू ने एक फूटी कौड़ी ना दी और अड़े उसड़ी छोरी मारे कासना बर्तन फोड़ ले तेतुली से। ज्योति रोते, माफ़ कर दो अम्मा जी, गलती से हो गया। सास, थारे को तो अब मैं बताऊंगी गलती की होती से। और फिर उसकी सास ने उसके बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। ज्योति रोती रही और उसे छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, पर उसकी सास को उस पर रहम नहीं आया। सास, उसे जी भर कर मारने के बाद आज रात थारे को खाना नहीं मिलेगा, तब थारे को अकल आवेगी। देर शाम संतोष के आते ही सास ने उसके भी कान भरने शुरू कर दिए और परिणाम वही हुआ जो हर रोज रात को होता था। पहले जी भर के पिटाई और फिर
अगले दिन सुबह जब ज्योति पानी लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसे चक्कर आ गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। लड़खड़ाने की वजह से उसके सर पर रखी गगरी गिरती इससे पहले कि कमल ने आकर गगरी को पकड़कर नीचे रख दिया और ज्योति को संभालने लगी। कमल, क्या होया ज्योति, थारी तबीयत तो ठीक से? ज्योति, हाँ मैं ठीक हूँ। कमल, झूठ ना बोल ज्योति, थारा चेहरा देख कैसा पीला पड़ गया से। बता मने का होया और जे थारे हाथ पे निशान? ज्योति ने कमल के कहने पर अपने दाहिने हाथ की बाह को देखा जिस पर लाल निशान पड़ चुके थे। कमल ने उसे वहीं पड़े एक पुराने पेड़ के तने पर बैठाया। ज्योति, कुछ नहीं। कमल गुस्से से, जे दोनों माँ बेटे जल्लाद सीखे, जुबान से बात करना कोड़ी आवे, कितनी बुरी तरह से मारा से। ज्योति, छोड़ ना कमल, और तू ना बात मत कर मुझसे। अगर अम्मा जी ने देख लिया तो फालतू तुझ पर भी गुस्सा करेंगी। कमल, पहले ये बता कि तबीयत ठीक से कहना, चक्कर आ रहे से थारे को? ज्योति ने उसे कल से लेकर अब तक की सारी बात बताई। ज्योति रुआसी आवाज़ में, अब तो सहन नहीं होता रे कमल। 4 साल हो गए इस घर में आए हुए, पर अब तक ये घर और इसके लोग मुझे अपना ही नहीं पाए। रोज़ रोज़ मार खाकर अब मैं भी थक गई हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। घर भी नहीं जा सकती। कोशिश की थी एक बार, पर घर वालों ने वापस समझा बुझाकर भेज दिया। कमल ने उसके पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रख लिया। ज्योति, बताना कमल, क्या करूँ? अब तक ये लोग मेरी 2 बच्चियों को मार चुके हैं। अब तो माँ बनने से भी डर लगता है। अगर छोरी हुई तो ये फिर उसको मार देंगे। कभी कोई दवाई खिलाते हैं तो कभी कोई। तू बताना कमल, क्या करूँ मैं? नहीं होता मुझसे, अब नहीं होता। और रोते हुए उसके कंधे पर सर रख लिया। क्या छोरी होना इतना बड़ा गुनाह होता है क्या? कमल, हाँ, अगर सच में गुनाह होता है तो ऊपर वाले ने हमें बनाया क्यों? बचपन से लेकर ब्याह होने तक अम्मा बापू को अपनी सारी दुनिया माना, पर ब्याह होने के बाद तो उस दुनिया ने भी हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया। कहते हैं जैसे भी हो अपने सासरे में रहे, यहाँ आना तो हंसी खुशी आ, पर घर छोड़कर आने का सोचना भी मत। तू बता, जब खुश ही नहीं तो खुशी से जाऊं कैसे? जिस घर में जन्म लिया उसने हमें कभी अपना माना ही नहीं था, और जिस घर में ब्याह के आए वो अपना होकर भी अपना नहीं हो सका। बता ना कमल, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? कमल बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी बात सुनती रही, क्योंकि ये बात वो भी जानती थी कि वो लोग सिर्फ सोच ही सकते थे इस गांव से जाने के बारे में, पर जा नहीं पाएंगे कभी, और अगर कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जो भी था, अब यही उनकी किस्मत थी। इस बात से ज्योति भी अनजान नहीं थी, पर आज उसके दर्द की इंतहा हो गई और वो बिखर गई। कैदी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो जुर्म करके सज़ा के तौर पर कुछ साल के लिए कैद होते हैं, और दूसरे वो जो बिना जुर्म किए हुए उम्र भर के लिए कैद हो जाते हैं। यहाँ औरतों की भी वही स्थिति थी। बिना जुर्म के भी उन्हें सज़ा ही तो दी जा रही थी, वो सज़ा जो उनकी मौत के साथ ही ख़त्म होनी थी। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि वो सज़ा देने वाले भी उसके अपने ही थे, वो अपने जिनके लिए वो अपनी सारी दुनिया छोड़कर आई थी। कुछ देर वो ऐसे ही बैठी रही, फिर अपने आप को संभाल कर उठकर खड़ी हो गई। ज्योति, चल अब मैं चलती हूँ, देर हुई तो फिर सुनने को मिलेगा। कमल, ठीक से रुक, मैं भी थारे साथ चल रही हूँ, जे बर्तन मैं उठा लेती हूँ। ज्योति, नहीं कमल, तू रहने दे, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना कर, मैं ले जाऊँगी इसे लेकर। और वो गगरी लेकर अपने घर की तरफ चली गई। 4 महीने बाद ज्योति घबराई सी अपने कमरे में घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। पिछले 15 दिन से उसको लगातार चक्कर आ रहे थे और जी भी मिचला रहा था। उसे डर था कि कहीं जो वो सोच रही है वो सच ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर उसे उन सब से गुजरना पड़ेगा जिससे वो पिछली 2 बार से गुजर चुकी है और उसकी बच्चियों को खो चुकी है। उसने देखा उसकी सास आज खेतों की तरफ गई थी और संतोष भी खेत में ही था। ज्योति ने आहिस्ता से दरवाजे लगाए और आंगन में आकर चारों तरफ देखा। दोपहर का समय था और मई का महीना। तेज धूप और गर्मी की वजह से सब अपने अपने घर में थे और गांव के सारे मर्द खेतों में।
ज्योति फड़की खोल बिना रुके एक घर के सामने आ गई और तेजी से उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। सामने दामन ओढ़नी हरियाणा की पारंपरिक पोशाक पहने ज्योति घबराई सी खड़ी थी। कमल, की होया ज्योति, तू अडे के कर रही से? ज्योति जल्दी से कमल के घर के अंदर आ गई और दरवाज़ा लगा लिया। कमल, के होया, ये बोलेगी भी? ज्योति, कमल सब परेशान थे। के? ज्योति, कमल, मेरा महीना ना आ रहा। कमल हैरानी से, के बोल रही से? का दिन तय? ज्योति डरते हुए, 15 दिन हो गए कमल, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कमल, अपने माथे पर हाथ रख। इब के करेगी ज्योति? ज्योति परेशान सी कमल को देखने लगी और कमल उसे। कमल और ज्योति दोनों परेशान खड़े थे। कमल, इब के करेगी ज्योति? ज्योति घबराते हुए, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कमल, क्या करूं मैं? कमल, देख ज्योति, घर पे तो जे बताड़ा पड़ेगा तने, जे बात को हम ज़्यादा दिन छुपा कोड़ी सके। ज्योति आंखों में आंसू लिए बेबसी से, अगर ये भी लड़की हुई तो वो फिर इसे भी मार देंगे, मेरी बाकी 2 बच्चियों की तरह, और मैं पहले की ही तरह इस बार भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कमल, कुछ नहीं कर पाऊंगी। कमल, पहले शांत हो जा तू और अड़े बैठ। कमल ने उसे चारपाई पर बैठाया और तुरंत रसोई से पानी लेकर उसे गिलास दिया। कमल, ले पानी पी ले। ज्योति ने सिसकते हुए गिलास अपने हाथ में लिया और पानी पीने लगी। कमल उसके पानी पीने के बाद, देख ज्योति, थारा डर मैं अच्छे से समझ रही सू, पै कुछ भी हमारे साथ हाथ ना से, जे गांव जे घर और अड़े के लोग से हम चाह के भी भाग ना सके। यही हमारी किस्मत से और यही हमारी ज़िंदगी, और इन्हीं के साथ हमें जीना से। कुछ पल रुक और इवे जे बस हमारा सोचड़ा से कि तू पेट से थे केबरा ऐसा होई ना। ज्योति रोते हुए, और अगर मैं सच में पेट से हुई तो? कमल, ता फिर जे बच्चे नी किस्मत, जब वो आपड़ी किस्मत में ज़िंदगी लेकर आया से ता जिएगा और जा नहीं। तू तो और मैं चाह कर भी कुछ ना कर सके। इब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में से, बस दुआ कर उनसे कि थारी कोख में पल रही जे जान छोड़ा ही हो, एक वही से जो हमारी सुन सकता से और हमारी मदद कर सके से। बाकी इस दुनिया में थारे को और मारे को सुनने या समझने वाला कोई ना से, समझी? बस भरोसा रख ऊपर वाले पे। इस नन्ही सी जान के लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा उसने। इब रोना बंद कर। ज्योति ने सर को हाँ में हिलाया और अपने आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ लिए। ज्योति, चलती हूँ, अम्मा जी आ गई तो फिर गुस्सा करेगी। कमल, हाँ, अपना ख्याल रखना। ज्योति ने हल्के से सर हिलाया और अपने घर चली गई। 1 घंटे बाद उसकी सास वापस आ गई। इस बीच ज्योति ने अपने आप को मजबूत कर लिया था। अब जो होगा देखा जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर सास के लौट आने तक के बाद उन्हें ये खबर दे दी, ज्योति गर्भवती है। ये सुनकर उसकी सास खुशी से फूली नहीं समाई। शाम को संतोष के आते ही उन्होंने ये खबर उसे भी सुनाई तो वो भी खुश हो गया। अगले दिन उसकी सास ने गांव की दाई को बुलवाया और उसे ज्योति को दिखाया। ज्योति गर्भवती है, इस बात पर दाई ने भी अपनी मोहर लगा दी। अब तो उसकी सास के जैसे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। घर में सब खुश थे सिवाय ज्योति के। उसके मन में अब एक डर ने जगह ले ली थी कि अगर उसके पेट में पल रही जान लड़की हुई तो। पर इस डर का उसके पास इंतज़ार करने के अलावा दूसरा और कोई इलाज नहीं था। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि संतोष की बीबी माँ बनने वाली है। जब कमल के कानों तक ये बात पहुंची तो उसे ज्योति के लिए बहुत दुख हुआ। कहने को ये खबर एक औरत की ज़िंदगी में अलग एहसास भर देती है। ये जानकर कि उसकी कोख में एक और ज़िंदगी पल रही है, वो अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लगती है। पर यहाँ ज्योति और कमल दोनों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। दोनों के ही मन में एक डर ने घर कर लिया था। ज्योति की तरह ही कमल भी बच्ची खोने के दर्द से गुजर चुकी थी। वो जानती थी अगर इस बार ज्योति ने फिर से अपनी बच्ची को जन्म दिया तो क्या होगा। वो उसकी हालात पिछली 2 बार देख चुकी थी। जैसे तैसे तब ज्योति ने अपने आप को संभाल लिया, पर अगर इस बार फिर वही हुआ तो शायद वो पूरी तरह से टूट जाएगी। कमल अपनी दोस्त को लेकर बेहद परेशान थी। देखते देखते 1 महीना निकल गया। सास खुश थी कि ज्योति उसके घर को उसका वारिस देने वाली है, पर इसके बावजूद उसके अत्याचार कम नहीं हुए थे।
अब भी वो उससे उतना ही काम करवाती थी, ये कहकर कि इस अवस्था में काम करते रहना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। ज्योति भी सब समझती थी, वो पिछली 2 बार भी यही सब देख चुकी थी, इसलिए उसकी सास जो भी कहती ज्योति बिना कोई शिकायत किए करने लगती। एक दिन दोपहर का वक्त, मौसम हल्का ठंडा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश का महीना आ चुका था और ज्योति सामने आंगन में एक बड़े से तने से कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां फाड़ रही थी। ठंडी हवा चलने के बाद भी वो पूरी पसीने से नहाई हुई थी। उसकी सास खेत गई थी और उसे लकड़ी फाड़ने को काम दे गई थी। घर पर सिर्फ उसके ससुर थे जो अपने कमरे में थे। कमल जब उसके घर के सामने से गुजरी तो उसकी नज़र काम करती ज्योति पर पड़ी। कमल बागुड़ के पास आकर गुस्से से, यूँ क्या कर रही से ज्योति तू? ज्योति काम करते हुए, लकड़ी ख़त्म हो गई है कमल, रात का खाना बनाना है इसलिए लकड़ियाँ फाड़ रही हूँ। कमल, जे हालत में बाबरी हो गए से के थारे को बेरा से ना दाई के कहेगी से, तू बहुत कमज़ोर से ज्योति, थारे को आराम की ज़रूरत से और तू यूँ सब में लागी से। ज्योति लकड़ियों को अलग रखते हुए, और कौन करेगा कमल, और आराम हमारी किस्मत में नहीं है, तू ही तो कहती है। कमल, अरे पै इबते। ज्योति उसकी बात बीच में काट कर, अभी हो चाहे कभी हो, करना तो मुझे ही है कमल, और अगर अम्मा जी आ गईं और ये लकड़ियाँ नहीं कटी तो बहुत चिल्लाएंगी। कमल फड़की खोलकर अंदर आकर, ठीक से ता मैं कर देती सू, तू बैठ, थारी उस अम्मा जी के आने से पहले सारी लकड़ियाँ फाड़ दूंगी मैं। ज्योति उसकी बात बीच में काट कर, तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, और जब तू गर्भवती थी तब तेरी सास ने भी तो तुझसे कितना काम करवाया था, तुझे कुछ हुआ नहीं ना? तू भी तो कितनी कमज़ोर थी, और मैंने भी तो पिछली बार काम कहाँ छोड़ा था। आज तू तो कर देगी कमल, पर कल फिर वही सब, करना तो मुझे ही है, इसलिए तू चिंता मत कर। और तूने ही कहा था ना, ऊपर वाला है, जो हमारी किस्मत में होना लिखा होगा वही होगा, तो मैंने भी अपनी किस्मत उनके ही हाथों में छोड़ दी है। ठीक है, अब तू जा और मेरी चिंता मत करना। कमल उसकी बात सुन हल्के से मुस्कुरा दी और अपने घर चली गई। 2 महीने बाद ज्योति के घर उसकी सास घर के पीछे वाले आंगन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। संतोष भी अभी अभी घर आया था और अपनी माँ के पास ही चला आया। संतोष, क्या होया थारे को अम्मा, चाकरी क्यों बनी सी? सास, थारे को कुछ कहा था कल, उका के होया? संतोष धीरे से उसके कान के पास जाकर, बात होगी से शेर के अस्पताल में, परसों बुलाया से ज्योति के साथ। सास, और जेबी के दिया ना कि इब छोरी हुई तो उसने बात अधूरी छोड़ दी। संतोष, तू चिंता ना कर, सब अच्छे से समझा दिया से। उसकी बात सुन सास के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान आ गई, जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में बंद हो और वो जैसे चाहे लोगों को अपनी उंगली पर नचा सकती है। 2 दिन बाद सुबह सुबह ज्योति की सास ने उसे तैयार होने को कहा और ये भी कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं ज्योति का चेकअप करवाने। ज्योति सब जानती थी कि वो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, पर उसने सब कुछ अपने हालातों और किस्मत पर छोड़ दिया। वो कमरे में आई और तैयार होकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। ज्योति, हे भगवान, आज मेरे बच्चे की ज़िंदगी तेरे हाथों में है। जानती हूँ तू जो करेगा सही ही करेगा, पर फिर भी एक अजीब सा डर लग रहा है। आंखों में आंसू लिए, मैं इसे नहीं खोना चाहती किसी भी कीमत पर। अब तू ही एक सहारा है जो मेरी मदद कर सकता है। कृपा कर भगवान, कृपा कर और बचा ले मेरे बच्चे को। सास बाहर से आवाज़ देती हुई, ज्योति कितरेगी से, जल्दी आ। ज्योति अपनी आंसू पोंछ, आई अम्मा जी। थोड़ी ही देर में ज्योति बाहर आ गई और उसकी सास और पति के साथ शहर के लिए निकल गई। शहर गांव से कुछ 1 घंटे की दूरी पर था। वो लोग शहर जाने वाले मेन रोड तक गांव की बैलगाड़ी से गए और फिर रोड से बस लेकर शहर। हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल पहुंच वो तीनों अंदर गए। संतोष ने पहले ही सब बात कर रखी थी हॉस्पिटल में उसके एक दोस्त के जरिए। उसका दोस्त भी उन्हें अंदर ही मिल गया था। ज्योति को डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने उसे एक नर्स के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड उस वक्त नया नया ही छोटे शहरों में आया था, वरना पिछली बार तो एक लड़की को दुनिया में आने के चंद मिनट बाद ही मार दिया गया था, और दूसरी दाई के शक पर कि वो बच्चा लड़की है उसे कोख में ही मार दिया गया।
अल्ट्रासाउंड के लिए ज्योति अंदर तो चली गई, पर अब उसकी घबराहट और डर चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान वो हाथ जोड़कर उस स्क्रीन को देखती रही और मन में बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि बच्चा लड़का ही हो। पर आखिर में उसकी सारी प्रार्थना विफल रही और वही हुआ जिसका डर था। उसकी कोख में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की थी। ये सुन तो जैसे उसकी सांसें ही अटक गई। उसके दिमाग में 1 साल पहले हुई घटना याद आ गई। कैसे उसकी बच्ची को उसके अंदर ही मार दिया गया था। वो डर के मारे कांपने लगी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग गया। नर्स के साथ एक लेडी डॉक्टर भी वहीं मौजूद थी। क्योंकि लिंग का पता करना उस वक्त गैर कानूनी नहीं था, इसलिए ये सब धड़ल्ले से खुलेआम चलता था। वो डॉक्टर रिपोर्ट तैयार कर रही थी और ज्योति को उसने बाहर जाने को कह दिया था, पर जैसे ज्योति ने तो कुछ सुना ही नहीं था। वो अब भी बैठे हुए पत्थर सी आंखें लेकर बस जमीन को घूरे जा रही थी। कितनी अजीब बात थी ना, जब किसी औरत या उसके परिवार को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं होती है। वहीं अगर उसके घर बेटी हो तो माँ सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बेटियों को माँ की ही तो परछाई कहा जाता है। पर ज्योति उसके लिए तो ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये कह पाना बहुत मुश्किल था। लेडी डॉक्टर जैसे ही रिपोर्ट लेकर बाहर निकलने लगी, ज्योति ने आगे बढ़कर उसके पैर पकड़ लिए। लेडी डॉक्टर हैरानी से, अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? ज्योति रोते हुए, मैडम मेरी मदद कर दो, ये कागज़ मेरे घर वालों को मत बताना। हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, ये सब मेरी सास और पति को मत बताना। डॉक्टर ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपके पति आपको लेकर इसीलिए आए थे कि ताकि वो ये पता कर सके कि ये बच्चा लड़का है या लड़की, तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। ज्योति अगर आपने उन्हें बता दिया तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे, वो ये दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। डॉक्टर देखो, अभी मैंने अगर झूठ बोल भी दिया तो भी कल जब ये इस दुनिया में आएगी तब उन लोगों को पता चल ही जाएगा, तब कैसे छुपाओगी? देखो कोई मतलब नहीं है उन लोगों से छुपाने का, बेहतर है अभी पता चल जाए। ज्योति डरती हुई, नहीं नहीं नहीं, वो इसे तुरंत मरवा देंगे। मैं पहले ही अपनी 2 बच्चियों को खो चुकी हूँ, अब इसको नहीं खोना चाहती। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, उनसे कुछ मत कहिए। डॉक्टर हैरानी से, तो तुम लोग पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते इसकी? ज्योति अनपढ़ लोग हैं मैडम, कोई कुछ नहीं जानता और घर से निकलेंगे तब तो जाकर शिकायत करेंगे। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ, बस आप ही हैं जो इस बच्ची को बचा सकती हैं अभी, वरना वो लोग मार देंगे इसे। डॉक्टर उसे खड़ा कर, पर ये रिपोर्ट मुझे बड़े डॉक्टर को देना है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ज्योति ऐसा मत बोलो मैडम, आप भी एक लड़की हो, कल को आपके घर भी अगर बेटी हुई तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा होने दोगे? मैं पहले गलती कर चुकी हूँ पर इस बार नहीं करना चाहती, मेरी मदद कर दीजिए। बाद में इसके दुनिया में आते ही मैं उन्हें मना लूँगी, मैं अपनी बच्ची को मेरे मायके भेज दूँगी, पर अगर अभी उन्हें पता चल गया तो वो इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगी। कृपया कर मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए बस। डॉक्टर कुछ सोचकर, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक बात कहूँ, जो लोग पहले भी तुम्हारी एक बच्ची को दुनिया में आते ही मार चुके हैं वो इस बच्ची को जिंदा छोड़ने के लिए मान जाएंगे? ज्योति उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो भी जानती थी कि ये नामुमकिन सा ही है, पर इस बार वो कोशिश जरूर करेगी। पिछली बार डर के मारे कुछ कह नहीं पाई थी, पर इस बार वो चुप नहीं रहेगी। कमरे से जाते वक्त लेडी डॉक्टर ने ज्योति को एक छोटे से पर्ची पर कुछ लिख कर दिया। ज्योति ये। डॉक्टर देखो ज्योति, मैं फिर कह रही हूँ कि ये लोग कभी नहीं मानेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बात अपने घर वालों को बता दो। वो बच्ची इस दुनिया में आकर अपनी जान गंवाए, इससे अच्छा है कि वो इस दुनिया में आए ही ना। पर फिर भी ये तुम्हारी मर्जी है, ये मेरे घर का पता है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक घर आ जाना। अब जब हिम्मत कर ही ली है इसे इस दुनिया में लाने का तो आगे बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है, कभी काम आए। ज्योति सर झुकाकर, जी। डॉक्टर ने उसके कहने के मुताबिक झूठी रिपोर्ट तैयार की और बाहर बड़े डॉक्टर से जाकर कह दिया कि ज्योति के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है।
जब ये बात उसकी सास को पता चली तो उन्होंने तुरंत आकर ज्योति की सबसे पहले नज़र उतारी और फिर दोनों ज्योति को लेकर घर आ गए। घर पहुंचते ही सास ने आस पड़ोस में सबको ये बता दी कि ज्योति लड़के को जन्म देने वाली है। कुछ ही वक्त में कमल को भी पता चल गया, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद थी कि अब ज्योति के जीवन में खुशी आए या ना आए, पर दुखों की मात्रा कम जरूर होगी। पर सच सिर्फ ज्योति जानती थी, जिसने फैसला तो कर लिया था अपनी बेटी को जन्म देने का, पर एक डर भी था कि अगर ये लोग ना माने तो। पर आज उसके मन में अपनी बेटी को लेकर उसका प्यार उसके डर पर भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और आखिर वो समय भी आ गया जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। इन 6 महीनों के दौरान ज्योति को घर से निकलने की सख्त मनाही हो गई थी। इस वजह से वो न कमल से मिल पाई और न उसे कुछ बता पाई। कमल ने भी इस बीच उससे मिलने की कोशिश नहीं की, उसकी सास की वजह से, क्योंकि जाती वो और सुनना ज्योति को पड़ता। एक रात ज्योति को पेट में दर्द शुरू हो गया। रात भर दर्द से तड़पती रही, पर उसकी सास और संतोष दोनों ही घोड़े बेचकर सोते रहे। सुबह होते ही जब उन्हें ज्योति के दर्द के बारे में पता चला तो वो तुरंत उसे अस्पताल ले गए और हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे बाद ज्योति ने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। 1993। हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे बाद ज्योति ने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी बेटी को जन्म दिया। कुछ ही देर में नर्स ने बाहर आकर ये खबर संतोष और उसकी माँ को सुनाई। बेटी हुई है, ये जानकर दोनों के सीने पर सांप लौट गए। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, जिस पर कुछ देर पहले उत्साह और खुशी की लहर दौड़ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटी कैसे हो गई। हॉस्पिटल सरकारी था और उस दिन कोई बड़ा अधिकारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था, इसलिए दोनों शांत खड़े रहे। संतोष ने जाकर नर्सों से पता करना चाहा कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने ज्योति का अल्ट्रासाउंड किया था, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उस लेडी डॉक्टर का तबादला हो गया था। संतोष वापस आकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। तभी एक नर्स बच्ची को बाहर लेकर आई और ज्योति की सास को देने लगी। अभी ज्योति बेहोश थी और उसे होश में आने में कुछ वक्त लगने वाला था। जैसे ही नर्स ने बच्ची को उसके हाथ में देना चाहा तो अम्मा जी सर दर्द का बहाना बनाकर तुरंत वहीं रखी बेंच पर बैठ गईं। जब नर्स ने उस बच्ची को संतोष को देना चाहा तो उसने भी ये कहकर मना कर दिया कि वो उसकी माँ को संभालेगा। ऐसे में बच्ची उससे नहीं संभल पाएगी, तो आप उसे उसकी माँ को ही दे दें। दोनों ने ही बच्ची को एक नज़र देखा भी नहीं। नर्स उसी इलाके से थी, इसलिए वह उन दोनों के बहाने अच्छी तरह से समझ रही थी। वो बच्ची को लेकर अंदर आ गई। तकरीबन 56 मिनट बाद ज्योति को होश आया तो उसने अपने पास एक छोटी सी बच्ची को सोता पाया। वह उठकर बैठ गई। एक नर्स उसे उठता देख उसके पास गई। उसने बच्ची को उठाकर ज्योति को दिया। बच्ची को गोद में लेते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बच्ची सही सलामत उसकी गोद में थी। इस वक्त उसकी खुशी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। वह बच्ची को प्यार से देखे जा रही थी। कभी उसके नाजुक से छोटे छोटे हाथों को छूती, तो कभी उसके चेहरे पर हाथ फेरती, तो कभी उसको अपने सीने से लगाकर उसे चूमती। अपने अंश अपनी बेटी को गोद में से लेकर जैसे उसके बीते सालों के हर दर्द दुख तकलीफ सब छूमंतर हो गए थे। ये पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को देखा था। अपनी पहली बच्ची को तो वो देख ही नहीं पाई और उसके होश में आने से पहले ही वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ज्योति जनरल वार्ड में थी, पर उसकी सास इस बीच एक बार भी अंदर नहीं गई और न संतोष गया। नर्स ने उनसे कह दिया था कि माँ और बेटी दोनों ही स्वस्थ हैं और कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो जैसे उसकी सास के सीने में आग लग गई थी। सास चेतावनी देती हुई, देख संतोष, जो भी करना से थारे को अड़े ई कर, जे छोरी मारे घर न जावेगी। जे इसके कदम हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। संतोष, तू समझने की कोशिश कर अम्मा, हम अड़े कुछ ना कर सके। जे सरकारी अस्पताल से है, जे हमरे उस छोरी के साथ कुछ भी करना चाहा तो हम दोनों फंस जावेंगे। सास गुस्से में, मारे को कुछ ना बेरा, बस जे घर न जावेगी मतलब ना जावेगी। संतोष, तुम्हारी बात ध्यान से सुन, हम अड़े कुछ ना कर सकें। आड़े इससे घर ले जाना पड़ेगा।
घर जाकर रात में उस छोरी का काम तमाम कर देंगे। फिर जे के बाद तू घर ने दोबारा पवित्र कर लेना, समझी? सास उसकी बात सुन राहत की सांस लेते हुए ठीक से 2 दिन तक कोई भी ज्योति से मिलने अंदर नहीं गया। वो अकेले ही नर्स की मदद से बच्ची को संभाल रही थी। अगले दिन शाम के वक्त तक ज्योति को छुट्टी मिल गई। संतोष की माँ उसी दिन घर चली गई थी और संतोष भी। 2 दिन तक वो अकेली हॉस्पिटल में रही और वो जानती भी थी कि वो लोग लड़की की बात सुनकर शायद गुस्सा होंगे। आज संतोष उसे लेने आया था। वे उसके साथ घर आ गई। जब वो बैलगाड़ी से घर की तरफ आ रही थी तब उसने देखा कि पूरे गांव में एक गहरी शांति पसरी हुई थी, जैसे किसी चीज़ का मातम हो रहा हो। और वजह भी वो अच्छे से जानती थी। अगर आज उसने बेटे को जन्म दिया होता तो पूरे गांव में खुशियां मन रही होती। सब उसके पहुंचने से पहले ही घर के सामने इकट्ठा हो जाते। सब में होड़ लग जाती बेटे को देखने की। पर आज जैसे जैसे गाड़ी गांव के अंदर जा रही थी सब लोग अपना दरवाज़ा बंद करते जा रहे थे। जब वो घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर कोई भी नहीं था। संतोष तुरंत उतरकर अंदर चला गया। उसके इस व्यवहार से ज्योति को कोई हैरानी नहीं हुई। वह बैलगाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसे नीचे पैर रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो हाथ में बच्ची, दूसरा वो बहुत कमज़ोर थी। पर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी और अंदर जाने लगी। फड़की खोल वो अंदर गई और आंगन से होकर दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके कदम वहीं ठहर गए। सामने उसकी सास खड़ी थी, चेहरा दूसरी तरफ किए हुए, और वैसे ही उन्होंने उससे कहा, अम्मा जी, थारा बिस्तर और थारा सामान बाड़ी में रख दिया से, तू इब से उड़े रहेगी, पाड़ी और खाड़े का सामान भी पहुँच जाएगा। ज्योति बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप बाड़े की तरफ चली गई। घर के एक साइड जगह थी जिससे आगे से पीछे वाले आंगन में जाया कर सकता था और उसी जगह गाय और भैंस भी बनती थी। वहाँ ऊपर से बस पत्तों से बना छपरा था। गाय भैंसों से थोड़ा दूर ज्योति के लिए एक चारपाई डाल दी थी जिसे रस्सी से बुना गया था। उस पर एक पतली सी चादर पड़ी थी, साथ ही एक पतला सा फटा हुआ कंबल, और वहीं पास में छोटा सा मटका भी रखा था। ज्योति ने एक हाथ से खाट पर रखा चादर ठीक किया और फिर अपनी बच्ची को उस पर सुला दिया। ज्योति मुस्कुराती हुई बच्ची से, लाडो, तेरी दादी और बापू नाराज़ हैं। कुछ समय लगेगा उन्हें मनाने में, इसलिए बस कुछ दिन तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। रह लोगी ना अपनी अम्मा के साथ यहाँ? बच्ची ज्योति को अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रही थी और उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, जैसे उसे ज्योति की सारी बात समझ में आ गई हो। ज्योति भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। सांझ के समय जब हल्का सा अंधेरा हो गया तो मौसम में हल्की सी ठंड भी महसूस होने लगी थी। बच्ची हॉस्पिटल के कपड़ों में थी, जिस छोटे से कपड़े में उसे लपेट कर दिया था, और थोड़े से कपड़े ज्योति अपने साथ हॉस्पिटल ले गई थी। वो सामान था बस, पर वो सब ठंड भगाने के लिए काफ़ी नहीं था। उसकी सास ने कहा था उसका सारा सामान वहीं रखा है, पर यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं थे ज्योति के पास। ठंड ज्योति को भी लग रही थी, पर उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी बच्ची की थी। गांव में हर घर में जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत होती है। यही कारण था कि हर घर की बत्ती अब बुझ चुकी थी। सब खाना खाकर सो चुके थे। हालांकि अभी घड़ी में मात्र 8 बज रहे थे। ज्योति उसे गोद में से लेकर बैठ गई और हल्के से थपकी देकर उसे सुलाने लगी। गोद की गर्माहट पाकर बच्ची जल्दी से सो गई, वरना ठंड के कारण वो भी हल्का हल्का कांप रही थी। ज्योति ने उसे गोद से नीचे नहीं सुलाया। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी ज्योति के कानों में कमल की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। बागुड़ के बाहर की तरफ खड़ी कमल उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। ज्योति उठकर बच्ची को गोद में लेकर बागुड़ के पास गई। ज्योति, तू यहाँ क्या कर रही है? कमल इधर उधर देखते हुए, थारे से मिलने आई हूँ सू। और के ज्योति, कमल पर अगर किसी ने देख लिया तो? तुझे पता है ना कितना बवाल मचेगा मेरे पूरे गांव में। कमल, ये लिए तो अंधेरा होने का इंतज़ार कर रही थी ज्योति, पर ज़रूरत क्या थी? अभी तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो? कमल, अरे छोड़ी, ये ले पेले। उसे एक झोला पकड़ा दिया। ज्योति, ये क्या है?
कमल गरम कपड़े से, ठंडा मौसम से छोरी ने ठंड लग जावेगी, मारे छोरे की 2 जोड़ी कपड़े से और एक चादर मारे को बेरा से कि थारी उस चुड़ैल सास ने कुछ दिया कोड़ी होगा तो थारे ले आई हूँ। ज्योति उसे देख मुस्कुराने लगी। कमल उसे देख के, इब के हो गया थारे को? ज्योति, पता है मेरी कोई बहन नहीं है, पर तुझे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है, मेरी दोस्त बनाकर, जो बहन का हर फर्ज पूरा कर रही है। कमल भी उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। कमल, चल ये सब छोड़ और मारे को छुरी का चेहरा दिखा। ज्योति ने अपनी बच्ची के चेहरे से अपना आंचल हटाया जिससे उसने उसको ढका हुआ था। कमल बच्ची को देख मुस्कुराते हुए, छोरी तो घड़ी सुधरी से। उन दोनों के बीच लकड़ियों की दीवार थी, इस वजह से कमल बच्ची को अपनी गोद में नहीं ले पाई, पर उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बच्ची याद आ गई, पर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। कमल ज्योति से, पर एक बात फिर भी थारे से कहूँगी ज्योति, तूने जे सही नहीं किया, तने बेरा से ने इब के होगा इस छोरी के साथ। ज्योति, नहीं कमल, मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ नहीं होने दूंगी, भले कुछ भी हो, मैं अम्मा जी और इनको मना लूँगी कैसे भी करके। कमल गुस्से में, थारा आदमी और थारी सास कुत्ते की दुम से जो कभी सीधी ना होवेगी, चाहे दुनिया की कौड़ी पलट जावे। ज्योति, अब जो भी होगा कमल, मनाना तो उन्हें है ही है। ज़रूरत पड़ी तो बच्ची की तरफ देख, इसको मैं अम्मा के पास भेज दूँगी, वो इसकी देखभाल कर लेगी, पर मैं इसे कुछ होने नहीं दूँगी। कमल उसको देख हल्के से मुस्कुराकर, उम्मीद न ज्योति होवे बहुत अच्छी से, पर जब जे टूटे से ना तब इंसान ने भी साथ तोड़ देवे से। भगवान करे तू और थारी छोरी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। चल अब मैं चलती सूँ, ख्याल रखना। ज्योति, हाँ। कमल के जाने के बाद ज्योति आकर खाट पर बैठ गई और गर्म कपड़े बच्ची को पहना दिए और उसे अपने बगल में सुलाकर वो भी लेट गई। कपड़े पुराने होने की वजह से ज़्यादा गर्म तो नहीं थे, पर ठंड को भगाने के लिए काफ़ी थी। रात 11 बजे के करीब कुछ खटर पटर की आवाज़ से ज्योति की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो आवाज़ पीछे वाले आंगन से आ रही थी। वो उठकर बैठ गई और एक नज़र अपनी बच्ची को देखा जो सो रही थी। ज्योति ने सोचा कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए वो उठकर पहले बच्ची को अच्छे से ढका और फिर पीछे देखने चली गई। वो आंगन में अपने कदम रखने ही वाली थी कि उसे संतोष दिखाई दिया, जो खड़े होकर बीड़ी पी रहा था। तभी गुस्से में दंदनाती उसकी सास आई और संतोष के पास खड़ी हो गई। सास गुस्से में, ले ते आया जे मुसीबत ने, पर इब इसका करना कैसे? संतोष लापरवाही से, तू क्यों अपना खून गरम करे से अम्मा, थारे छोरे ने सब तरकीब सोच रखी से। सास, के तरकीब? संतोष, देख ज्योति इबे सोई से, ताजा हाड़े कुछ किया था बा उठ जावेगी, जे लिए कुछ वक़्त इंतज़ार कर, 4 बजे गांव वाले उठ जावेंगे तो हम 2 बजे उठकर उसके पास जावेंगे। ज्योति भी गहरी नींद में होएगी, जिप जाकर उस छोरी को मार देवेंगे, ज्योति को पता भी ना चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर सुबह उठ के ज्योति रोएगी, चिल्लाएगी, पर उसकी सुनने वाला कोई ना होगा। सास, पे मारेंगे क्यों कर, कैसे? संतोष, उका ही कंबल छोरी के मुंह पे रख देवेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे, छोरी 2 दिन की से आसानी से जान छोड़ देवेगी। सास उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। सास, यो कि ना तूने मारे छोरे वाली बात, इब जे छोरी भी मर जावेगी और मारा घर भी अपवित्र ना होवेगा। संतोष, हाँ चल इब तू जा, 2 बजे मैं थारे को बुला लूँगा। सास, हाँ। सास उसके बोलने पर अंदर चली गई। संतोष भी अपनी बीड़ी ख़त्म कर थोड़ी देर बाद अंदर चला गया, पर ज्योति तो जैसे वहीं जड़ हो गई थी। पर उन दोनों की बात सुन उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। वह मुंह पे हाथ रख वहीं दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोने लगी। मुंह पर हाथ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अचानक अपनी बच्ची का ख्याल आया। वो तुरंत उठकर उसके पास आ गई और उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से लगातार बहे जा रहे थे। उसके दिमाग में डॉक्टर और कमल की बातें घूम रही थी। देखो ज्योति, मैं फिर कह रही हूँ कि ये लोग कभी नहीं मानेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बात अपने घर वालों को बता दो।
वो इस दुनिया में आकर अपनी जान गंवाए, इससे अच्छा है कि वो इस दुनिया में आए ही ना। थारा आदमी और थारी सास कुत्ते की दुम से जो कभी सीधी ना होवेगी, चाहे दुनिया की कोड़ी पलट जावे। ज्योति रोते हुए खुद से, मैं भी कितनी पागल थी जो ये सोच लिया कि ये लोग मेरे मनाने से मान जाएंगे। सही कहती है कमल, कुत्ते की दुम कभी सीधी ना होवे। सोचा था घर लाए हैं तो शायद मनाने पर मान भी जाएंगे, और ना माने तो इन्हें कोशिश करके मना लूँगी। पर ये तो मेरी छोरी को घर ही मारने के लिए लाए थे। मेरे उठने के पहले ही ये इसे मारना चाहता है। पहले भी अपनी बेटी को खोकर कैसे मैं इन पर भरोसा कर गई। वो काफ़ी देर तक रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछे। ज्योति अपनी बच्ची की तरफ देख, पर तू चिंता मत करना। हाँ लाडो, तेरी माँ तुझे कुछ ना होने देगी। तुझे इस दुनिया में लाने का फैसला मेरा था, तो तुझे इस दुनिया से बचाऊंगी मैं। आज अपनी बेटी से वादा है एक माँ का कि तू जिएगी, ये दुनिया देखेगी और इसमें शान से रहेगी भी। तेरी माँ को चाहे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, पर तुझे कुछ ना होने देगी। अपनी 2 बच्चियों को खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खो सकती। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे लाडो, इतना दूर जहाँ इन लोगों की परछाई भी ना पहुँच सकेगी। आज ज्योति ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस समाज और अपने परिवार की रीतियों के खिलाफ अपना कदम बढ़ा दिया था, पर यह कदम उसे कहाँ ले जाने वाला था, वो इन सब चीज़ों से अनजान थी। उसे बस अपनी बच्ची को बचाना था। कैसे नहीं पता, कहाँ जाएगी नहीं पता, बस पता था तो इतना कि उसे अपनी बेटी को ज़िंदगी देनी है। अपनी सास और पति की बात सुनने के बाद ज्योति उस गांव को छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी। अगर उसने देरी की तो उसकी सज़ा उसकी बच्ची को मिल सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ, जहाँ वो लोग सुरक्षित रह सकें और संतोष वहाँ तक ना पहुँच पाए। फिर उसे अपना मायके का ध्यान आया। ज्योति खुद से घर छोड़कर आने को मना किया था अम्मा ने, पर और कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं अपनी बच्ची के साथ रह सकूँ। जो भी हो, यहाँ से तो जाना ही है। अम्मा शायद अपनी नातिन का चेहरा देख मेरी मदद कर दे और हम दोनों को आसरा दे दे। अम्मा नाराज़ होंगी, पर बापू और बीरा ज़रूर मेरी मदद करेगा। अपनी औलाद से कोई नफ़रत तो कर ही नहीं सकता। गुस्सा होंगे पर मेरी मदद भी करेंगे। वो अपने मायके जाने का फैसला कर उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से कमल के दिए झोले में बच्ची के कपड़े, खुद के एक जोड़ी कपड़े जो वह अस्पताल ले गई थी साथ में, और कमल की दी हुई चादर को रखा। गहने तो उसके पास थे नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले उसकी सास ने उसके एक एक गहने उतरवा लिए थे। उसने बच्ची को गोद में लिया और घर से बाहर आ गई। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था, बस कुछ घर के सामने लालटेन टंगे हुए थे। उन्हीं की रोशनी में वो गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल गई, एक ऐसा सफ़र तय करने जिसके अंजाम से वो बिल्कुल बेखबर थी। ज्योति थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उसे सामने से कमल आती हुई दिखाई दी। उसे देख ज्योति के कदम रुक गए। कमल भी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। कमल हैरानी से, ज्योति तू अड़े के कर रही सी? ज्योति उसके पास आकर बदले में सवाल कर, तू यहाँ क्या कर रही है? कमल पीछे की तरफ देख, मारा आदमी एवे तक घर ना आया। इसने ही देखन गांव के मोड़ तक गई थी, पर तू अड़े? ज्योति हारी हुई आवाज़ में, जा रही हूँ यहाँ से दूर कमल, जहाँ ये जानवर जैसे लोग कभी ना पहुँच पाए। कमल हैरानी से, के कह रही से तू? दिमाग फिर गया से के तेरा? गांव ते भागेगी तू? ज्योति मेरे पास और कोई चारा नहीं है कमल। मैंने सोचा था पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब इतने साल बाद औलाद हुई है तो शायद अब इन लोगों को जी पिघल जाए। पर ये लोग नहीं बदले कमल, नहीं बदले। वो मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं। बच्ची की तरफ देख, इस मासूम को देखना, इसको, इसकी क्या गलती है कमल? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर लड़का हो या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है? जब भगवान ने फ़र्क नहीं किया तो हम लोग क्यों करते हैं ये फ़र्क? कमल यूँ रीत से ज्योति अड़ी की, छोरी का होड़ा अब सगुन माना जाता है और तू भगवान की बात करी से? अड़े ता इंसान भी ना रहते, सब के सब जानवर से यहाँ। वो जानवर जो थारे को जिंदा खा जाएंगे। जा तू इस गांव को छोड़ के गई तो मत जा ज्योति, तू सब जानती से। जब तूने एक कदम भी गांव की रीत के खिलाफ बढ़ाया तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। मत जा, जो इस बच्ची ने किस्मत में होगा इसे वही मिलेगा। तू कितना इसे बचा लेगी? ज्योति गलत कमल,
किस्मत सिर्फ तसल्ली के लिए और अपने मन को शांति देने वाला शब्द मात्र है। किस्मत कुछ नहीं करती जब तक हम कोशिश नहीं करते। अगर उस दिन अस्पताल में मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया होता ना, तो ये बच्ची उसी दिन मार दी जाती। पर तब मैंने कोशिश की और ये इस दुनिया में आई। आज भी अगर मैंने सब किस्मत पे छोड़ दिया तो वो लोग इसे मार देंगे, जो मैं कभी ना होने दूंगी। इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ, इस गांव से और यहाँ के लोगों से बहुत दूर। रही बात मेरी जान की, तो मुझे परवाह नहीं है। वैसे भी तो इस घर में रहकर रोज पल पल मर ही तो रही थी, तो अच्छा होगा कि एक बार में ही ये लोग मार दें। पर मैं अपनी बच्ची को इनके हाथों से कभी ना सौंपूंगी, कभी नहीं। कमल, तू समझ नहीं रही सी ज्योति, जा तू पकड़ में आ गई ना, तो तेरे साथ ये बच्ची भी मारी जाएगी। ज्योति, वो तो मेरे ना जाने पर भी मारी जाएगी कमल, पर अब मेरा फैसला ना बदलेगा। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, और तुझे भी मेरी कसम है, अगर तूने किसी को बताया तो। वह इतना कहकर आगे बढ़ गई। कमल वहीं गहरी सोच में खड़ी रही। ज्योति कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि कमल, रुक ज्योति। ज्योति उसकी आवाज़ सुन वहीं रुक गई और पलट कर उसे देखने लगी। कमल उसके पास गई और अपने कान की झुमकी उतारने लगी। ज्योति हैरानी से, ये क्या कर रही है तू? कमल उसे अपनी झुमकियाँ देते हुए, बहुत हिम्मत का काम कर रही ज्योति तू। काश सब में इतनी हिम्मत होती तो कोई भी बच्ची मारी ना जाती। रोते हुए, काश मैंने भी थारी तरह तब हिम्मत कर ली होती तो आज मारी भी छोरी जिंदा होती, अपने आंसू पोंछकर। पर कोई बात नहीं, वो ना सही, पर हमारी ये छोरी जिंदगी जरूर जिएगी। तू अड़े से चली जा ज्योति, यही ठीक से। और ये झुमके रख हमारे को बेरा से कि थारी सास ने थारे पास एक भी गहना ना छोड़ा होगा। ता ये रख, इन्हें बेच के पैसे ले लेना, काम आवेंगे थारे। ज्योति, पागल हो गई है क्या तू? ये तेरे हैं कमल, और तू मेरी चिंता मत कर। अपने आंचल में बंधी गांठ दिखाते हुए, मेरे पास 30 रुपए हैं। पिछली बार जब अम्मा के यहाँ गई थी तब दिए थे उन्होंने, तो मैंने छुपा के रखे थे। इतने में मैं घर पहुँच जाऊँगी। अगर तेरे आदमी को पता चल गया तो वो तुझे बहुत मारेगा। कमल, तू हमारी चिंता ना कर, मैं देख लूँगी उसको। पर तू यूँ रख, देख भगवान न करे अगर थारा आदमी थारे मायके पहुँच गया और थारे को वहाँ से भी भागना पड़े तो तुरंत में पैसे किससे लावेगी, और घर तक पहुँचने में खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। थारे को खुद के लिए ना पाए यो बच्ची के लिए मजबूत रहना पड़ेगा, और उसके लिए खाना भी पड़ेगा। जाए इसलिए रख, इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। कमल की बात सुन ज्योति के आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत कमल के गले लग गई। कमल भी भावुक हो गई थी। कमल उससे अलग होकर, पै इब लौट कर इस गांव कभी मत आना। ज्योति मुस्कुराकर, अब इस गांव तो मेरी लाश ही आएगी कमल, क्योंकि अगर मैं जिंदा आ गई तो ये लोग मेरी बच्ची को जिंदा ना छोड़ेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगी। तो यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कमल मुस्कुराकर, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे ज्योति, पर थारी बहुत याद आवेगी। ज्योति, मुझे भी। कमल अपने आंसू पोंछ, अब तू जल्दी से निकल अड़े से, वो लोग उठे इससे पहले तू गांव से बाहर निकल जा। ज्योति, हाँ चलती हूँ। और इतना कहकर ज्योति आगे बढ़ गई। कमल उसे जाते देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद कमल भी अपने घर की तरफ चली गई। 2 बजे के करीब जब संतोष उठा और उसने बाहर आकर ज्योति को देखा तो उसे वहाँ कोई न दिखा। संतोष ने पूरे घर में ढूंढा पर उसे ज्योति कहीं नहीं मिली। ये देख संतोष की हवाइयाँ उड़ गई। उसने तुरंत अपनी अम्मा को उठाया। अम्मा, क्या होया छोरा? संतोष घबराए हुए सुर में, अम्मा ज्योति भागी गई घर से। अम्मा शौक होकर, के बोल रहा से तू? संतोष, हाँ अम्मा, ज्योति भाग गई से। अम्मा, पर क्यों करके भागी जे? संतोष, बेरा ना अम्मा, केबरा उसड़े थारी और मारी बात सुन ली हो। अम्मा गुस्से में, एक बार मिल जावे जे छोरी, छोड़ूंगा ना इसलिए। संतोष दांत पीसते हुए, सही कह रही से तू, छोड़ेंगे तो ना इससे। अम्मा, तू गांव में ढूंढ, मैं भी आस पास में पूछती हूँ। संतोष, हाँ। दोनों मिलकर ज्योति को ढूंढने लगे। संतोष ने कहकर अपने सारे दोस्तों को जगा दिया और सब मिलकर ज्योति को ढूंढने लगे। उसकी अम्मा भी घर घर जाकर पूछ रही थी। अचानक उसे शक हुआ कि कहीं ज्योति कमल के घर तो नहीं, क्योंकि एक वही थी जिससे ज्योति की ज़्यादा बनती थी। इसलिए वो तुरंत कमल के घर गई और वहाँ पहुँच तेज़ी से दरवाज़ा ठोकने लगी। कमल, कौन है रे? सबर कर ले, आ रही सु।
उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने ज्योति की सास खड़ी थी। कमल ऊँगते हुए, क्या होया काकी, कौन सा तूफान आ गया से? सास गुस्से में, ज्योति कित्ते से? कमल बेपरवाही से, मने के बेरा, थारी बहू से, थारे को मालूम होना चाहिए। सास, मने बेरा से वो थारे ही घर में से, उसे सामने से हटाकर हट पड़े। ज्योति की सास कमल के घर के अंदर चली गई और ज्योति को ढूंढने लगी, पर उसे ज्योति वहाँ भी नहीं मिली। सास गुस्से में, देख कमल, सीधे सीधे बता दे ज्योति कित्ते से, नहीं था अच्छा ना होएगा थारे लिए। कमल, मारे को थारी बहू के बारे में कुछ ना बेरा, समझी? अब निकल मारे घर से। सास इसे चेतावनी देते हुए, जा मने कब पता चला ना कि तूने उसकी मदद सीखे तो थारी उस सहेली के साथ साथ थारे को ऐसा सबक सिखाऊंगी तो 7 जन्म तक याद रखेगी। कमल गुस्से में, हाथ और पांव चलाना मारे को भी आवे से काकी, ता मारे को तो ये धमकी तू देना। सास उसे उंगली दिखाकर, जबान संभाल कर बोल कमल। कमल, मारी जबान संभाली ही से काकी, पर जा तू बोलेगी ना तो चुप मैं भी कोड़ी रहूँगी। इब निकल अड़े से, थारी बहू ना मिली ना थारे को अड़े, तब आज जा। सास गुस्से में बाहर आ गई। उसकी जाने के बाद कमल ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और पलट कर आंखें बंद कर ली। कमल हाथ जोड़कर आंखें बंद कर, हे भगवान, ज्योति और उस छोरी ने रक्षा करना। संत और उसके दोस्तों ने ज्योति को पूरे गांव के एक एक कोने में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। सास भी घर आ गई। अब तक पूरे गांव को ज्योति के गायब होने का पता चल चुका था और उसका भागना और उसकी लड़की का जिंदा होना अब सिर्फ एक परिवार ही की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत का सवाल था। वहीं ज्योति गांव से बाहर निकल गई थी और पैदल ही खेतों से होकर मेन रोड तक आ गई थी। दरअसल संतोष के उठने से पहले ही ज्योति गांव पार कर चुकी थी, इसलिए वह उनके हाथ नहीं लग सकी। वह रोड पर आई और बस का इंतजार करने लगी। सुबह 5 बजे के करीब उसे बस मिल गई, हालांकि वो खाली थी। थोड़ी देर में उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। वहीं गांव पर भी सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने भी यही फैसला लिया कि सबसे पहले वो लोग उसे ज्योति के मायके ही जाकर ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें शक था कि ज्योति वहीं जाएगी पहले। सुबह 7 बजते ही संतोष सहित गांव के कुछ लोग ट्रक में बैठ ज्योति के गांव के लिए निकल गए। ज्योति का मायका उसके ससुराल से 4 घंटे की दूरी पर था और राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ भी था, इसलिए ज्योति की बोली में भी फर्क था। सुबह 9 बजे तक ज्योति अपने गांव पहुंच गई। वह रोड से बैलगाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गई। जब वो घर पहुंची तो उस समय उसके बापू आंगन में बैठे थे और शायद खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ वहीं चूल्हे पर खाना बना रही थी। ज्योति फड़की खोल अंदर गई। जैसे ही ज्योति के बापू की नज़र उस पर गई तो वह हैरानी से खड़े हो गए। बापू, ज्योति तू यहाँ? उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ ने भी पलटकर ज्योति को देखा। अम्मा। ज्योति ने आज बहुत दिन बाद अपने अम्मा बापू को देखा था। उन दोनों को देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह आगे बढ़ी और उनके करीब आकर खड़ी हो गई। ज्योति की अम्मा ने उसके हाथ में बच्चा देखा। अम्मा, ज्योति ये बच्चा? ज्योति मुस्कुराकर, तेरी नातिन है अम्मा। अम्मा, नातिन? ज्योति, हाँ नातिन, देख। ज्योति जैसे ही उन्हें अपनी बच्ची का चेहरा दिखाने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी अम्मा ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। उन दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ज्योति के आने की उन्हें खुशी कम और हैरानी ज़्यादा थी। ज्योति उन्हें देख, क्या हुआ अम्मा? बापू, तू अकेली आई है? जमाई जी नहीं आए? ज्योति गंभीर स्वर में, मैंने उनका घर छोड़ दिया बापू। ये उन दोनों के लिए दूसरा झटका था कि ज्योति उसका घर छोड़ कर आई थी। पहला तो यही था कि वह अकेली आई थी। बापू गुस्से से, क्या कह रही है ज्योति ये तू? ज्योति ने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। ज्योति, अब तुम बताओ बापू, मैं कैसे उस घर में रहती जहाँ वो लोग मेरी ही बच्ची को मारने को तैयार बैठे थे? अम्मा गुस्से में, वो उनकी भी बच्ची है ज्योति। ज्योति, होती तो कोई ऐसा करता क्या अम्मा? बताओ, क्या तूने या बापू ने कभी मुझे मारना चाहा? नहीं ना, तो वो लोग क्यों मारना चाहते हैं इसे? अम्मा, सब जगह की अपनी अलग अलग रीत होती है ज्योति, उनके यहाँ लड़की होना अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योति गुस्से में, तो क्या उसके लिए वो लोग मेरी बच्ची की जान ले लेंगे? नहीं माँ, सब खोखली रेतियाँ हैं, बच्ची होना अपशगुन कैसे हो सकता है? बापू उसे समझाते हुए, देख ज्योति, क्या सही है और क्या गलत ये एक इंसान की सोच से नहीं बनता। हर इंसान की अपनी अलग सोच और रीति रिवाज होते हैं और उनके यहाँ लड़कियों का होना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योति, जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं,
मैं उस घर को छोड़ चुकी हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? मुझे इस घर में आसरा दोगे? अम्मा सख्त लहजे में, कभी नहीं। ज्योति, तुझसे पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि लड़की की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो जैसा भी है, अब वो तेरा ससुराल है, तेरा अपना घर, तुझे वहीं रहना पड़ेगा। ज्योति हैरानी से, अम्मा क्या बोल रही है? वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे वहाँ। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। बापू, ज्योति जाना तो तुझे वापस पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी थी तेरी शादी करवाना, जिससे हम मुक्त हो चुके हैं। अब जो भी जैसा भी है वो तेरा घर है और ये लड़की उनकी अपनी। वो इसके साथ क्या करते हैं और क्या नहीं, ये उनका अपना मसला है। इनमें हमें मत घसीट। अगर लोगों को पता चला कि हमारी लड़की घर छोड़कर आई है तो हमारी कितनी बदनामी होगी, सोचा है तूने? ज्योति अपनी अम्मा और बापू की बात सुना हैरान सी खड़ी थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। ज्योति व्यंग से हंसते हुए, सोचना चाहिए था बापू, पर गलती कर दी बहुत बड़ी। सोचा था लोग तो कहते हैं उनका क्या है, पर अपने तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे ना। और जब तक हमारे अपने हमारे साथ हैं तो दूसरों से क्या मतलब। पर अब समझ आया कि अपने तो कभी अपने थे ही नहीं। अम्मा, देख ज्योति, तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाद में पता चलेगा जब बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और तेरे साथ कोई ना होगा। ज्योति बेबसी से, वही दिन तो देख रही हूँ अम्मा, आज भी कहाँ मेरे साथ कोई है, अकेली ही तो हूँ। देखो, इतने दिन बाद तेरी बेटी घर आई थी और तूने उसका हाल चाल पूछने की जगह उसे उसकी असली जगह दिखा दी। अम्मा, तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ज्योति, सब समझ गई अम्मा, ये भी कि ये घर मेरा नहीं है और ना यहाँ के लोग। खैर तू चिंता ना कर। बापू, तुम भी चिंता मत करो, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, तुम्हारी कोई बदनामी भी नहीं होगी। बापू रुक जा, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। ज्योति, ज़रूरत नहीं है बापू, क्योंकि मैं उस घर पर नहीं जाऊँगी। अम्मा, तो कहाँ जाएगी? ज्योति गुस्से और दृढ़ निश्चय के साथ, कहीं भी, जहाँ मेरी बेटी और मुझे आसरा मिल जाए, जहाँ मेरी बेटी को कोई अपशगुनी ना बोले, जहाँ समाज और तुम जैसे लोगों की घटिया सोच ना हो। अम्मा, पागलपन मत कर ज्योति। इससे आगे उसकी अम्मा कुछ बोलती ज्योति अपना झोला उठाकर घर से बाहर निकल गई। अम्मा उसे आवाज़ देती हुई, ज्योति, ज्योति रुक जा, बावली मत बन ज्योति। पर उसने उनकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। आज उसका वो घर भी उससे छूट गया था जिसमें उसने अपना बचपन बिताया, जिस घर के लोगों को उसने अपना माना, सब आज पल भर में बेगाने हो गए। ज्योति की आंखें ये सोच बहने लगी, कितनी अजीब बात थी। वो घर वाले जो इस दुनिया में लाए, आज वो ही उसकी बेटी को गलत कह रहे थे। उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा जो इन सब से बेखबर सुकून से अपनी माँ की गोद में सो रही थी। अब ज्योति के सामने बस दो रास्ते थे। पहला जो उसे उसके ससुराल फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में ले जाएगा, और दूसरा वो जो कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं। बस वहाँ ना वो समाज होगा, ना उसके तथाकथित परिवार वाले होंगे। ज्योति ने अपनी बच्ची का चेहरा देख उस अनजान रास्ते जाने का फैसला कर लिया। वो खेतों के रास्ते ही गांव से बाहर जा रही थी, तभी उसने कच्ची रोड से एक ट्रक जाता देखा जिसमें उसके गांव वाले लोग खड़े थे। ये देख उसे समझते देर न लगी कि ये लोग उसे ढूंढने आए हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ गई और ट्रक गांव के अंदर चला गया। ज्योति गांव से बाहर आ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैसला तो कर लिया था उसने अकेले आगे का सफ़र तय करने का, पर जाना कहाँ था ये नहीं पता था। अचानक चलते चलते डॉक्टर के पर्चे की बात याद आई। उसने तुरंत अपने आंचल में लगी गांठ को देखा और उसे खोला। उसमें बचे हुए 15 रुपये के साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी जिसे ज्योति ने अपने पास ही रखा था। उसने उसे खोल कर देखा जिस पर एक पता लिखा था। ज्योति पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी लिखा था उसके समझ से बाहर था, पर हाँ, एक उम्मीद जरूर थी कि शायद अब ये पता उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे दे। उसने आसपास देखा, जहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, बस रास्ते पर चलते ट्रक ही दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या करे। दूसरे अकेले में उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। बच्ची भी उठ गई थी और भूख से रोने लगी थी। ज्योति ने सबसे पहले उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर दूध पिलाया। वहाँ जब संतोष ज्योति के घर पहुँचा तो वहाँ उसकी अम्मा ने ये कहा कि ज्योति अभी ही निकली है, इसलिए बिना वक्त गंवाए संतोष अपने लोगों के साथ उसे ढूंढने लगा।
रास्ते के चप्पे चप्पे को छान मारा उन्होंने। वह लोग रोड तक पहुंचते उससे पहले ही ज्योति को एक बस आती दिखाई दी और वो उसमें बैठकर वहां से निकल गई, जो शहर जा रही थी। संतोष ज्योति को बस में चढ़ते देख तो नहीं पाया, पर वो इतना समझ चुका था कि अब इसके आगे ज्योति शहर ही गई होगी, क्योंकि आसपास के गांव में उसका कोई भी जानने वाला नहीं था। वे लोग भी अपने ट्रक में सवार होकर शहर के लिए निकल गए। बस में बैठते ही ज्योति ने एक आदमी से पर्ची दिखाकर उससे पता पूछा। आदमी, बहन जी, आप बहुत उल्टा आ गई हैं। ये पता तो जिला के दूसरे छोर का है। एक काम करना, आप शहर से दूसरी बस पकड़ लेना, वहाँ से सीधी बस है उस शहर के लिए। ज्योति हाथ जोड़कर, धन्यवाद भाई जी। आदमी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं। ज्योति रास्ते भर कल से लेकर आज तक हुए हर पल को याद कर रही थी। कैसे एक पल में जिंदगी ने उसे कहाँ से कहाँ ला दिया था। कल तक जो उसके अपने थे, आज सब पराए हो गए थे। उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा जो अपने हाथ पैर हिलाकर खेल रही थी। कभी अपनी मुट्ठियों को अपने मुंह में रखने की कोशिश करती तो कभी अपने पैर के पंजों को। उसे खेलते देख ज्योति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब भी कभी घर छोड़ने की थोड़ी सी भी शंका होती, वह अपनी बच्ची को देख लेती और उसे देख उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती। इन सब में उस मासूम की क्या गलती थी जो वो भुगते। उसे भी हक था ये दुनिया अपनी आंखों से देखने का, उसे भी हक था अपनी ज़िंदगी जीने का। बस यही ख्याल ज्योति के मन में फिर से हिम्मत भर देता। करीब 1 घंटे में ज्योति शहर पहुंच गई। वो उतर कर नीचे आई। उसके पास अब मात्र 5 रुपये बचे हुए थे। सही कहा था कमल ने, उतने पैसे काफ़ी नहीं होंगे, पर वह भी तो बस घर तक आने का सोच कर आई थी। उसे कहाँ पता था कि उसे उसका परिवार एक दिन भी नहीं रोक पाएगा। ज्योति को अब भूख महसूस होने लगी थी और प्यास भी जोरों की लग रही थी। उसने आसपास देखा तो बस अड्डे के पास ही एक ढाबा था जहाँ काफ़ी लोग बैठे थे। वह वहाँ गई और पैसे देकर खाने को कहे ढाबे के बगल में बड़ी खाट पर बैठ गई। उसके लिए ये सब बहुत अलग और नया अनुभव था, जिसने आज तक एक कदम भी बिना किसी की मर्जी और साथ के ना रखा हो। वो आज ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय करने चली थी। डर भी था उसे, घबराहट भी थी, पर अपनी बेटी के लिए कुछ करने की हिम्मत भी थी। वो बैठी हुई खाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने पास देखा जहाँ कुछ लोग बैठे उसे घूरे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ रिवाज नहीं था औरतों का घर से बाहर निकलने का। उन्हें देख ज्योति सिमट कर बैठ गई और अपनी बच्ची की तरफ निगाहें कर ली, पर उन लोगों की नज़र अपने ऊपर वो महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर में खाना आ गया। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वहीं संतोष भी अपने आदमियों के साथ बस अड्डे पे पहुंच गया था और उसने ज्योति को हर बस में ढूंढना शुरू कर दिया। वो लोग उस ढाबे के सामने से भी गुजरे जहां ज्योति बैठी थी, पर उसकी रास्ते की तरफ पीठ होने की वजह से वो लोग उसे देख नहीं पाए। कुछ देर बाद जब ज्योति ढाबे से निकली तो उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी। उन्हें देख वो सहम गई और तुरंत वापस अपनी जगह पर बैठ गई। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उतर आई थी। उसने तो सोचा भी नहीं कि वो लोग उसका इस तरह पीछा करेंगे। उसे कमल की कही बात याद आई। सब के सब जानवर हैं यहाँ, वो जानवर जो थारे को जिंदा खा जाएंगे अगर तो इस गांव को छोड़ कर गई तो। ज्योति मन में, अगर मैं गलती से भी इनके हाथ लग गई तो मेरे साथ ये लोग मेरी बच्ची, नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा, पर मेरी बच्ची इनके हाथ कभी ना लगेगी। उसे पता था वो उस ढाबे पर भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि कभी ना कभी वो लोग यहाँ भी आकर देख सकते थे। इसलिए वो उठी, अपने सर पर लंबा सा घूंघट ले अपनी बच्ची को आंचल से छिपाकर ढाबे से बाहर निकल आई। उसने बाहर एक नज़र हल्का सा घूंघट उठाकर देखा तो वो सब एक जगह इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। उन्हें व्यस्त देख ज्योति वहाँ से सीधा बाहर आ गई, क्योंकि अब वहाँ उसका रुक कर बस का इंतज़ार करना उसके लिए भारी पड़ सकता था। पैसे उसके पास ख़त्म हो चुके थे। सूरज भी सर पर चढ़ाया था। दोपहर हो गई थी, पर उसका कोई भी असर ज्योति पर नहीं हुआ। बस अड्डे पर खड़े संतोष के साथ आए आदमी उससे कह रहे थे कि आदमी देख संतोष, इब बात सिर्फ थारे अकेले की लुगाई की ना से, इब बात पूरे गांव की से। थारी लुगाई ने सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी से। इब ओका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली ना से। जब थारी लुगाई ना मरी तो सारे गांव की लुगाई भी आगे जाकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और जब रीत को मानेगी भी नहीं। चाहे उस औरत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी से, ताकि आगे सब के लिए एक उदाहरण बन सके और आगे जाकर फिर कोई ऐसा ना करे।
संतोष, तू सही कह रहा से, इब जे औरत का मर जाना ही ठीक से। दूसरा आदमी, एक बार पुलिस थाने जाकर देख ले, कैमरा ज्योति उड़े गई से। संतोष, हाँ हो सके, चल फिर जल्दी। वो सब लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। ज्योति भी तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। आगे जाकर उसे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। ज्योति के चेहरे पर हल्का सुकून आ गया कि शायद अब वो सुरक्षित जगह पहुंच गई है। उसने सोचा कि वो डॉक्टर के घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन में संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी, ताकि संतोष उसका पीछा ना करे और शायद पुलिस उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर दे। वह एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ी। स्टेशन रोड के दूसरी तरफ था। वह रोड पार करती इससे पहले ही एक ट्रक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसमें उसके गांव के लोग थे। वह तुरंत उन्हें देखकर पलट गई। अब अगर वो आगे बढ़ती तो शायद पुलिस तक पहुंचने से पहले ही वो उन लोगों के हाथ लग जाती। वो पलटकर दुगनी तेजी से आगे बढ़ गई, पर तब तक उसके गांव के ही एक आदमी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। आदमी चिल्लाकर, संतोष, बा रही थारी लुगाई। उसके चिल्लाते ही सब लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। अब ज्योति के दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और बच्ची को अपने से चिपकाकर धीरे धीरे दौड़ने लगी। वो लोग भी ट्रक से उतरकर उसके पीछे हो लिए। ज्योति जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। उसे बच्ची के लिए डर भी था। अगर वो तेजी से दौड़ने पर गिर गई तो बच्ची को चोट लग सकती थी। उस रास्ते पर ट्रकों की आवाजाही थोड़ी ज़्यादा थी। यही वजह थी कि ज्योति उन लोगों की नज़रों से पल भर में ओझल हो गई। संतोष उसके अचानक गायब हो जाने से बौखला गया और दुगनी तेजी से उसे ढूंढने लगा। वहीं ज्योति को थोड़ा दूर जाकर एक टपरी दिखाई दी और उसके बाजू में लगा कंडा, शायद कुछ लोग इन्हें उपले भी कहते हैं, का ढेर लगा था। ज्योति बिना वक्त गवाए उस ढेर के पीछे जाकर छुप गई। उसकी धड़कनें अभी भी 100 की स्पीड से भाग रही थी। पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने सबसे पहले अपनी बच्ची को आंचल से हटाकर देखा। बच्ची भी पसीने से भीग गई थी। ज्योति ने आंचल को उस पर से हटाकर उसी से बच्ची को हवा करने लगी। खुद के चेहरे से पसीना टपक रहा था, पर उसे अपनी बच्ची की फिक्र ज़्यादा थी। उसने देखा कि बच्ची ने कपड़े गंदे कर लिए थे। ज्योति ने अपने हाथ लाए कपड़े जो कमल ने दिए थे उसे तुरंत पहना दिए और बैठकर उसे हवा करती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो वो बाहर आई और देखने लगी कि वो लोग गए या नहीं, पर उसने देखा कि वो लोग वहीं कुछ दूर एक चौतरे पर बैठे हुए थे। ज्योति वापस कंडों के पीछे आकर बैठ गई। उसका गला सूख रहा था, पर ना तो वो बाहर जा सकती थी और ना उसके पास कुछ था। यहाँ तक कि अब उसके पैसे भी ख़त्म हो चुके थे और कमल के झुमके भी बेचे तो कैसे। संतोष को शक था कि वो इतनी जल्दी भाग ही नहीं सकती, इसलिए वहीं अपने साथियों से कहकर एक जगह चौतरे पर बैठ गए। उसे पक्का यकीन था कि वो यहीं कहीं है और थोड़ी देर में निकलेगी जरूर। देखते देखते शाम हो गई और आसमानों में अंधेरा छाने लगा। वो लोग बैठे बैठे थक गए, पर ना ज्योति बाहर आई और ना उन्हें उसकी कोई खबर लगी। एक आदमी, संतोष, शायद वह अड़े ना से, हमें कहीं और देखना से पड़ेगा। दूसरा आदमी, हाँ संतोष, जे ठीक कह रहा से, जब वो अड़े होती तो बाहर आ जाती, चल कहीं और देखते से। संतोष को भी उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका था और ज्योति अब तक बाहर नहीं आई थी। उसका साफ मतलब था कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए वो लोग वापस चले गए। वहीं ज्योति छिपकर बैठे हुए उनके जाने का इंतज़ार कर रही थी। प्यास के कारण उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, पर बाहर जाना मतलब अपने साथ साथ अपनी बच्ची की मौत को दावत देने जैसा था। जब अंधेरा हो गया तो उसने हल्के से निकल कर देखा, तब तक वो लोग जा चुके थे। वो अपना झोला और बच्ची को लेकर बाहर आ गई और पानी ढूंढने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत वहां आ गई, पर अब उसके सामने समस्या ये थी कि वो बच्ची को लेकर पानी कैसे पिएगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने बच्ची को एक पेड़ के नीचे लिटाया और आकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसे राहत मिली और शरीर में थोड़ी ताकत भी आई। वो वापस आई और दोबारा चल दी। वहीं संतोष ने वापस आकर दोबारा बस अड्डे पर हर ढाबे पर उसे ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। ना जाने क्यों, पर संतोष को रह रहकर उस डॉक्टर पर शक जा रहा था, क्योंकि ज्योति के ही कहने पर उसने झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो ज्योति उसके पास जरूर जाएगी, और शक के चिन्ह पर भी उसने डॉक्टर का पता लगाने के लिए अपने एक आदमी को वापस उस अस्पताल भेज दिया था। ज्योति चलते चलते काफ़ी दूर आ गई, पर उसे कोई भी साधन नहीं दिखा जो उसे उस जगह पहुंचा सके। 2-3 लोगों से उसने पूछा भी, पर वो लोग किसी और तरफ जा रहे थे।
अब हर तरफ अंधेरा हो चुका था। रात गहराने लगी थी। ज्योति शहर से बाहर आ चुकी थी। वापस बस अड्डे जाना उसे ठीक नहीं लगा। कुछ दूरी पर बहुत सारे ट्रक खड़े थे। उसे लगा शायद वहाँ कोई मदद मिल सकती है। वो ट्रकों के पास गई। हर ट्रक के पास एक दो लोग खड़े थे। वो एक ट्रक के पास गई और उस आदमी को पर्ची दिखाकर पूछने लगी। ज्योति पर्ची दिखाकर, भाई जी, आप लोग क्या इस शहर जा रहे हो? मुझे इस पते पर जाना है। आदमी ने घूर कर ज्योति को पहले नीचे से ऊपर तक देखा। उसकी गहरी नज़रें जैसे ज्योति को अपने अंदर तक धंसती हुई महसूस हो रही थी। आदमी अजीब लहजे में, यहाँ क्या? तुम कहो तो हम तो तुम्हें कहीं भी ले जाएं। उसकी बातों का लिजलिजेपन को महसूस कर ज्योति अंदर तक काँप गई। आदमी अजीब तरह से मुस्कुराते, बोलो चलोगी? ज्योति तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई। अब वो आदमी उसके पीछे लग गया था। ज्योति के कदमों ने तेजी पकड़ ली। वहीं उस आदमी ने भी अपनी रफ्तार कर दी। आदमी उसे पुकारते हुए, अरे रुक तो, चलता ना, मैं कहाँ जाना है बता। पर ज्योति बिना एक पल रुके बस आगे बढ़ती जा रही थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे आखिर में जो ट्रक खड़ा था उसके पास ही एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उस आदमी ने डरी सहमी ज्योति को भागते और उसके पीछे उस लड़के को देखा तो उन्होंने वहीं से आवाज़ देकर उस लड़के पर चिल्लाकर भगा दिया। लड़का उस आदमी को देखकर वापस चला गया और वह आदमी ज्योति के पास आया। आदमी ज्योति से, कित जा रही से? और तू कौन से? इतनी रात में अड़े करसी? ज्योति ने देखा वह आदमी उसके बापू की उम्र के ही लगभग के थे। ज्योति, काका, वो पर्ची दिखाकर, मुझे यहाँ जाना है। आदमी उसे गौर से देखती हो, घर से भाग के आई से? ज्योति ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। आदमी, तब फिर अकेली अड़े करसी? बच्ची को देख। और ये बच्ची किसकी? ज्योति, मेरी है बच्ची। झूठ बोलकर, मेरा आदमी इस जगह काम करता है और मैं वहीं जा रही थी, पर बस ना मिली मुझे बेबसी से। क्या आप ले चलोगे? बहुत ज़रूरी है मेरा वहाँ पहुँचना। आदमी, पीछे से थारे पास? ज्योति उसकी बात सुन सोच में पड़ गई। पैसे तो उसके सारे ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक कि अब उसके खाने लायक पैसे तक उसके पास नहीं थे। अचानक उसे कमल के झुमके याद आए। ज्योति, पैसे तो नहीं हैं, पर झोले में से झुमके निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर, ये है, इसे रख लो, बस मुझे इस पते पर पहुँचा दो। आदमी ने झुमके लिए और उन्हें देखने लगा और फिर ज्योति को। कुछ देर बाद एक झुमका उसकी तरफ बढ़ाकर, आदमी, जे एक तू रख, मारा काम एक से चल जाएगा और बैठ जा पीछे। उसकी बात सुन ज्योति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसे धन्यवाद करते हुए पीछे चली गई। उसने पहले बच्ची को अंदर लिटाया और फिर खुद भी चढ़ गई। पीछे से उस आदमी ने आकर ट्रक का डाला लगा दिया और ट्रक को चालू कर आगे बढ़ा दिया। ज्योति ने सुबह खाना खाया था और तब से उसके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया था। ऊपर से कमजोरी भी बहुत थी। अब उसे चक्कर आने लगे थे, पर वो अपनी बच्ची के लिए हिम्मत बांधे बैठी थी। सुबह से बार बार कपड़े खराब करने की वजह से अब उसकी बच्ची के पास कपड़े नहीं थे। ज्योति ने उसके सारे कपड़े वहीं ट्रक पर लगी राड पर डाल दिए और उसे हवा न लगे इसलिए बाहर की तरफ अपनी पीठ कर ली और बच्ची को अपने आंचल में छुपा कर सुला लिया। कुछ देर में बारिश भी होने लगी थी। इस वक्त समय कितना था ये कह पाना मुश्किल था, पर शायद रात का तीसरा पहर चल रहा था। ज्योति की पीठ बाहर की तरफ होने की वजह से उसके कपड़े पीछे से पूरे गीले हो चुके थे, पर वो हट भी नहीं सकती थी क्योंकि ट्रक पूरा भरा हुआ था। बस थोड़ी सी ही जगह थी जिसमें वो बैठी थी और अगर हल्का सा भी हिलती तो बच्ची पर पानी पड़ सकता था, इसलिए वो वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद ठंड के और भूख के कारण बच्ची रोने लगी। ज्योति ने उसे वैसे ही बैठे हुए दूध पिलाया और उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश करने लगी। थपकी देते हुए लोरी भी गाने लगी ताकि वो जल्दी से सो सके। आजा निंदिया रानी आजा दूर सितारों से, आज निंदिया रानी आजा दूर सितारों से, नन्हे नन्हे सपने ले आ दूर नजरों से, आप बस जा मेरी गुड़िया की नन्ही सी आंखों में, आजा निंदिया रानी आजा दूर सितारों से। कुछ ही देर में लोरी सुन बच्ची चुप हो गई और सो गई। ज्योति उसके सर पर हाथ फेरते हुए, माफ़ करना मेरी लाडो, मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है ना तुझे, पर क्या करूं बेटा, तुझे बचाने के लिए तेरी अम्मा को ऐसे भागना पड़ रहा है, पर तू चिंता मत करना। हाँ, तेरी अम्मा तुझे कुछ नहीं होने देगी और तुझे बेहतर ज़िंदगी भी देगी। ज्योति रात भर बिना पलके झपकाए बैठी रही।
लगातार पूरे 24 घंटे चलने के बाद ज्योति उस शहर पहुंच गई। रास्ते में ट्रक को चलाने वाले उस आदमी ने ज्योति को खाना और पानी भी वक्त वक्त पर देते रहा। शहर पहुंचने में उन्हें शाम हो गई थी। एक रास्ते पर ट्रक रोक वह आदमी पीछे आया और ज्योति को उतरने को कहा। ज्योति बाहर देखती हुई नीचे उतर गई। आदमी सामने की तरफ इशारा कर, जे गली का पता थारी पर्ची में लिखा था, बजा से इब आड़े से तने अकेले जाना पड़ेगा। ज्योति सामने देखते हुए, कोई बात नहीं काका, आपने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़ी मेहरबानी की है आपने मुझ पर। मैं ज़िंदगी भर ना भूलूंगी आपका ये उपकार। काका उसके सर पर हाथ रख, ख्याल रखना अपना और थारी छोरी का भी। इब चलता सू। ज्योति मुस्कुराकर हाँ। आदमी ट्रक में बैठ अपने रास्ते चला गया और ज्योति उस गली में चली गई। लोगों से रास्ता पूछते हुए वो कुछ ही देर में डॉक्टर के घर के सामने खड़ी थी। उसने आगे बढ़ के दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। ये वही लेडी डॉक्टर थी। ज्योति उसे देख मुस्कुराने लगी। वो डॉक्टर भी उसे देख एक नज़र में पहचान गई, क्योंकि वो उस इलाके की पहली औरत थी जिसने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने तुरंत ज्योति को अंदर आने को कहा। ज्योति अंदर गई। रश्मि डॉक्टर ने उसके हाथ में बच्चे को देखा और ज्योति की हालत जो बेहद ख़राब थी, कपड़े पूरे मैले हो चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान जो साफ बयां कर रही थी कि वो 2-3 दिन से सोई नहीं है। रश्मि बच्ची की तरफ देखकर, ज्योति मुस्कुराकर, बेटी है। रश्मि हैरानी से, तो तुमने लड़ाई लड़ ही ली। ज्योति, और कोई रास्ता भी तो नहीं था डॉक्टरनी जी, अपनी बच्ची को बचाने के लिए लड़ना तो था ही। रश्मि मुस्कुराते हुए बच्ची को अपनी गोद में लेकर, उम्मीद नहीं थी कि इतना आगे तक आओगी। तभी अंदर से एक आदमी निकल कर आया। रश्मि उस आदमी की तरफ इशारा कर, ज्योति ये है मेरे पति अनुराग जी, ये भी डॉक्टर ही हैं। ज्योति ने उसकी तरफ देख हाथ जोड़ लिए। रश्मि के पति ने भी हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। रश्मि को बच्ची का शरीर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। रश्मि गंभीर स्वर में, ज्योति बच्ची को तो बुखार है। ज्योति घबराकर, क्या? और उसने पास आकर छुआ। ज्योति चिंता भरे स्वर में, शायद ठंड लग गई उसे, कपड़े नहीं थे ज़्यादा हमारे पास। अनुराग आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने बच्ची को पहले दूसरे कपड़ों में रखा और फिर ज्योति को उसे दूध पिलाने को कहा। उसके दूध पीते ही बच्ची को दवाई दे दी। थोड़ी देर में बच्ची फिर से सो गई। उसके सोने के बाद ज्योति ने भी नहाकर अपने कपड़े बदले। रश्मि अब बताओ हुआ क्या है और तुम ऐसी हालत में कैसे? ज्योति ने उसे बीते 3 दिन में जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। ज्योति उदासी से, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बस आपका दिया पर्चा था। आपने कहा था मैं आपके पास आ सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। रश्मि बहुत अच्छा किया ज्योति तुमने, अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति डरते हुए, पर अगर वो लोग यहाँ पहुँच गए तो? अनुराग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। रश्मि हाँ, और वैसे भी वो तुम तक तब पहुँचेंगे जब तुम यहाँ रहोगी। ज्योति ना समझी से, मतलब? रश्मि मतलब तुम दिल्ली जाओगी, मेरी एक दोस्त है वहाँ, कल ही मैं उससे हॉस्पिटल के लैंडलाइन से बात करूँगी। वो भी डॉक्टर है, इसलिए वो अपने बच्चों को देखने नहीं कर पाती है ठीक से, उसे एक आया की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ नौकरी कर लेना, इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे जिससे तुम अपनी बच्ची को पाल भी सकती हो। तो बताओ जाओगी? ज्योति और कोई ठिकाना नहीं है मेरा मैडम, अब जो भी है यही है, मैं तैयार हूँ, अपनी बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूँगी। रश्मि मुस्कुराकर, बहुत अच्छे। अनुराग से, तो आप कल जाकर इसकी टिकट करवा दीजिए दिल्ली की। अनुराग अरे पर पहले तुम अपनी सहेली से पूछो तो। रश्मि आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हाँ ही कहेगी, बस उसे बताना है, कल बता दूंगी, आप जाकर टिकट करवा दीजिएगा। अनुराग ठीक है। रश्मि ज्योति अब तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है, और जाकर आराम करो, मुस्कुराकर, कल के बाद ज़िंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। ज्योति भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। रश्मि ने उसे एक कमरा दे दिया सोने के लिए। ज्योति अपनी बच्ची के साथ वहाँ लेट गई। बच्ची का बुखार अब उतर चुका था। कुछ देर बाद थकान और काफ़ी लंबे वक्त से ना सोने की वजह से ज्योति को नींद आ गई। आज ज्योति को ना जाने कितने दिन बाद सुकून की नींद आई थी।
जब से उसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पता चली थी, हर रात बस आंखों में ही कटती थी, परेशानी और डर के मारे। पर आज वो आज़ाद थी। उसने अपनी बच्ची से किया वादा निभा लिया था। अब वो लोग उसकी बच्ची तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये ख्याल ही उसके मन को खुशी से भर रहा था। अगले दिन अनुराग ने रेलवे स्टेशन जाकर उसकी टिकट करवा दी, जो कि अगले दिन की थी। ये 2 दिन ज्योति के बहुत सुकून से बीते। अगले दिन उसे दिल्ली के लिए निकलना था। सुबह सुबह वो जल्दी उठी और तैयार हो गई। रश्मि ने उसे कुछ पैसे दे दिए, जिन्हें ज्योति ने जब लेने से मना किया तो उसने ये कहकर उसके हाथ में रख दिए कि जब आ जाए तब वापस कर देना। ज्योति बस मुस्कुरा कर रह गई और उससे गले मिलकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। अनुराग उसे छोड़ने स्टेशन तक गया था। उसे स्टेशन के बाहर उतार कर, अनुराग माफ़ करना ज्योति, बहुत ज़रूरी काम है आज हॉस्पिटल में, वरना मैं तुम्हें गाड़ी में बैठाल देता। ज्योति मुस्कुराकर, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपने इतनी मदद की, बहुत है मेरे लिए, आप जाइए, वैसे भी सीधे रेल में बैठना ही तो है। अनुराग मुस्कुराकर, चलो बाय, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अनुराग चला गया और ज्योति स्टेशन के अंदर आ गई अपनी बच्ची को लेकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ट्रेन में बैठना है। उसने किसी से पूछना ही ठीक समझा। ज्योति पास से गुजरते एक आदमी से, भाई जी ये दिल्ली जाने वाली रेल कौन सी है? आदमी सामने की तरफ इशारा कर, ये सामने जो खड़ी है ना, यही दिल्ली जा रही है। ज्योति धन्यवाद। ज्योति उस आदमी से बात कर ट्रेन के अंदर आ गई और वहीं दरवाजे पे खड़े एक आदमी को टिकट दिखाकर अपनी जगह पूछकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी सीट के सामने ही एक लड़का और लड़की बैठे थे जो आपस में बात कर रहे थे। ज्योति उन्हें एक नज़र देख खिड़की से बाहर देखने लगी। लड़की बच्ची को देख ज्योति से, आपकी बच्ची कितनी प्यारी है। ज्योति उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी बच्ची को देखने लगी। लड़की दोबारा, क्या नाम है इसका? ज्योति मुस्कुराकर, अभी 7 दिन की है बस, तो नाम नहीं रखा। लड़की, ओह अच्छा। वो ऑफिस से साथ बैठे लड़के के साथ बात करने लगी। ट्रेन चलने में अभी वक्त था। कुछ देर बाद लड़की दोबारा उससे बोली। लड़की, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? ज्योति, दिल्ली। लड़की, मायके? ज्योति ने नामे सिर हिला दिया। लड़की, ससुराल। ज्योति ने फिर नामे सिर हिला दिया। लड़की को उसकी बात बड़ी अजीब लगी। लड़की, तो फिर? ज्योति कुछ कहती कि अचानक उसकी नज़र खिड़की से थोड़ी दूर खड़े संतोष पर पड़ी। उसे देखते ही ज्योति की आंखें हैरानी और डर के मारे बड़ी हो गईं। लड़की उसे गौर से देखती हुई, क्या हुआ आपको? पर ज्योति को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो एकटक संतोष को देखे जा रही थी। जैसे ही संतोष उसकी खिड़की की तरफ पलटा तो ज्योति नीचे झुक गई। लड़की हैरानी से, अरे आपको क्या हुआ? ज्योति ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा तो वो लड़की चुप हो गई। उसके साथ बैठा लड़का भी अजीब नज़रों से ज्योति को देख रहा था। ज्योति डर के कारण पसीना पसीना हो गई। एक बार फिर संतोष उसके सामने था। कहाँ वो अपने गांव से इतनी दूर उनसे बच कर आई थी और कहाँ वो फिर उसके पीछे पीछे आ गया था। ज्योति अपनी सांस रोके वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद उसने हल्के से सर ऊपर करके देखा तो संतोष वहाँ से जा चुका था। अब ज्योति को वहाँ बैठना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर आने लगी। पर जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए पैर नीचे रखा तो सामने उसे अपने गांव के कई आदमी दिखाई दिए। वो तुरंत झटके से पीछे हो गई और बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वो लड़का और लड़की उसे सीट से बैठे हुए देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ज्योति ने दूसरी साइड से उतरना चाहा तो उस तरफ भी काफ़ी लोग उसके गाँव के। इस बार उन लोगों को पक्की खबर लगी थी कि ज्योति की, इसलिए वो लोग ज़्यादा तादाद में आए थे। उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं था उन्हें। तभी ज्योति को संतोष की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके थोड़े ही दूर खड़ा था, पर वह थोड़ा पीछे होकर छुपी थी, इसलिए उसे दिखाई ना दी। संतोष अपने आदमी से, एक एक डिब्बा छान मारो, जहाँ भी दिखे सीधा खंजर उसके और उसकी छुरी के अंदर घोंप देना। उसकी आवाज़ सुन ज्योति के डर से आंसू निकल आए। आज उसे उसकी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी, पर दुख इस बात का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उसके साथ उसकी बच्ची भी मर जाएगी, जिसके लिए वो इतनी दूर सबसे भागते और बचते हुए आई थी। ज्योति मन में, नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। बच्ची की तरफ देखकर, तू जिएगी मेरी लाडो, जिएगी, तेरी अम्मा तुझे कुछ नहीं होने देगी। ज्योति को अब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था।
संतोष और उसके साथियों ने पूरी ट्रेन को हर तरफ से घेर लिया था। कहीं से भी ज्योति का बच पाना मुश्किल था। अगर वो अंदर भी बैठी रहती तो भी वो लोग किसी भी वक्त उस तक पहुंच जाते। इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और मन में एक फैसला लिया और वापस अपनी सीट पर आ गई। लड़की जिसका नाम शिप्रा था, आपको हुआ क्या है और आप इतनी डरी क्यों हुई हैं? लड़का जिसका नाम सूरज था, हाँ कोई बात हो तो आप हमें बता सकती हैं। ज्योति आंसू भरी आंखों से, आप मेरा एक काम कर सकते हैं? लड़की कहिए ना। ज्योति अपनी बच्ची को उसे देकर, इसे बचा लीजिए, इसे अपने साथ दिल्ली ले जाइए। लड़की हैरानी से, ये क्या कह रही हैं आप? ज्योति ने उसे जल्दी जल्दी नीचे झुक कर बैठे हुए सब बता दिया। ज्योति रोते हुए हाथ जोड़कर, मेरी ये मदद कर दीजिए, मैं अभी वापस नहीं जा सकती और ना किसी को मदद के लिए बुला सकती हूँ। वो लोग कभी भी यहाँ आ जाएंगे और मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी मार देंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जिए और ये दुनिया देखे। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। आप बस इसे दिल्ली ले जाइए, वहाँ इसे कोई ऐसी जगह छोड़ दीजिएगा जहाँ अनाथ बच्चे पलते हों। कम से कम ये जिंदा तो रहेगी। आप लोग मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। मैं इसे मरते नहीं देखना चाहती, बस इसे अपने साथ ले जाइए। अगर मैं इन लोगों से बच गई तो दिल्ली आकर अपनी बच्ची को ले लूँगी, पर अगर नहीं बची तो कम से कम मेरी बच्ची तो जिंदा रहेगी। ज्योति के पास रश्मि की दिल्ली वाली सहेली का कोई पता नहीं था, क्योंकि वो खुद उसे स्टेशन पर लेने आने वाली थी और ना रश्मि का पता था। वो पर्चा उन्हीं के घर भूल आई थी और घबराहट में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ज्योति उनके पैर पड़ते हुए, कृपया कर मेरी मदद कर दीजिए, बचा लीजिए मेरी बच्ची को। तभी उसे एक आदमी अपने डिब्बे की तरफ आता दिखा। ज्योति हड़बड़ाकर, माफ़ कर दीजिए, तकलीफ़ दे रही हूँ आपको, पर कृपया कर इसे बचा लीजिए। और अपनी बच्ची का माथा चूमकर, अपनी अम्मा को माफ़ कर देना लाडो, मैं तेरा साथ ज़्यादा वक्त तक ना दे सकी, मुझे माफ़ कर देना। और वह उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। जब उन लोगों की नज़र ज्योति पर पड़ी तो वो भी सब छोड़कर ज्योति के पीछे भागे। सूरज और शिप्रा इतने लोगों को देख चुपचाप बैठ गए। सूरज, ये इस बच्ची का हम करें कि क्या? शिप्रा, कुछ भी, बस इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। सूरज, पर शिप्रा, ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, हम इसे 1 घंटा भी नहीं संभाल सकते। शिप्रा उसे देखकर, तो करें क्या अब हम? सूरज, हमें उस औरत को बचाना चाहिए, इस बच्ची को इसकी माँ की ज़रूरत है। शिप्रा, पर हम कैसे उसे बचा सकते हैं? सूरज, पुलिस को इन्फॉर्म करके। शिप्रा, हाँ ये ठीक है। सूरज और शिप्रा बच्ची को लेकर नीचे आए। उन्हें दूर से ज्योति भागती हुई दिखी और उसी के साथ कई लोग उसके पीछे भाग रहे थे। सूरज ने तुरंत वहाँ के पुलिस के पास गए, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। शिप्रा उसके पास आते ही, क्या हुआ? सूरज, एक भी हवलदार नहीं है वहाँ तो। शिप्रा परेशानी से, अब क्या करें? सूरज, चलो आगे देखते हैं, कोई तो मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। वह लोग उसी तरफ चले गए जहाँ ज्योति भाग कर गई थी। संतोष और उसके आदमियों को ज़्यादा देर नहीं लगी ज्योति को पकड़ने में। जल्द ही ज्योति उनके सामने थी। संतोष ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ रसीद दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। संतोष गुस्से में, थारे को कहा लगा कि तू हम सब से बच के भाग जावेगी और हम थारे को पकड़ भी ना पाएंगे? ज्योति गुस्से से उसे घूर रही थी। संतोष उसे दूसरा थप्पड़ जड़ते हुए, घूर के रही सी, बता थारी छोरी कित्ते? ज्योति फिर भी कुछ नहीं बोली। संतोष दोबारा से, ज्योति थारी छोरी कित्ते? ज्योति गुस्से से, कहीं भी हो, बस तेरी पहुँच से बहुत दूर है वो। संतोष दांत पीसते हुए, देख ज्योति, आखिरी बार कैसे, बता छोरी किससे? ज्योति हंसते हुए, तू कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं। तू मेरी बच्ची को छू भी नहीं सकेगा, कभी भी नहीं। ज्योति की बात सुन और उसे हंसता देख संतोष का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया और उसने हाथ में रखा खंजर ज्योति के पेट में घोंप दिया। ज्योति की आंखें फटी की फटी रह गईं। संतोष दूसरी बार खंजर मारते हुए, तू चाहे कितना बच ले थारी उस छोरी ने, पर मैं उसने ना छोड़ूंगा, पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा उसे। ज्योति की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि अब वो अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाएगी, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए इन लोगों को अपने पीछे दौड़ाया था। मौत उसके सामने बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी,
पर आज उसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। उसे विश्वास था कि अब ये लोग उसकी बच्ची तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। ज्योति आखिरी बात अपने मन में, हे प्रभु, बस मेरी बच्ची की हमेशा रक्षा करना। और इतना सोचती हुई बेजान सी जमीन पर गिर गई। संतोष उसके गिरने के बाद सबसे ढूंढो उस छोरी ने, वो अड़े ही से। ज्योति उसे लेकर अंदर आई ही थी कि वो भी अंदर ही से। दरअसल संतोष ने इन 2 दिन में उस डॉक्टर का पता लगाया। उसे शक था कि ज्योति उसी के पास गई होगी और उसका शक सही निकला। जब वो डॉक्टर का पता ढूंढकर उसके घर तक पहुंचा तब उसे पता चला कि ज्योति वहीं थी, पर वह उसका उनके घर के अंदर जाकर कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उसके बाहर निकलने का इंतज़ार किया और आज उसके निकलते ही उसका पीछा किया और यहाँ पहुँच गया। पर नज़रें हटते ही ज्योति उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। यही वजह थी कि वो बच्ची तक नहीं पहुँच पाया। ज्योति इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका बेजान संसार जमीन पर पड़ा था। शिप्रा और सूरज ने दूर खंभे के पीछे खड़े होकर ये सब देख लिया था। ज्योति को देख उनकी सांसें ही रुक गईं। इस वक्त दोनों बहुत डरे थे। संतोष को आते देख सूरज ने जल्दी से शिप्रा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ट्रेन में आकर बैठ गया। दोनों के सामने अभी भी वही सब चल रहा था। सूरज डरते हुए, अब इस लड़की का क्या करेंगे? शिप्रा रुआसी होकर, कितने जल्लाद लोग हैं, वो लोग उस औरत को मार दिया। सूरज, हम इस बच्ची को यहाँ छोड़ नहीं सकते, पर इसे रख भी नहीं सकते। वो लोग कभी भी इस तक पहुँच सकते हैं, इसके कारण हम भी बेमौत मारे जाएंगे। शिप्रा उसकी तरफ देख। मतलब? सूरज, उस औरत ने कहा था कि इसे अनाथालय छोड़ना है, तो इसे हम वहीं छोड़ देंगे, बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। शिप्रा ने उस बच्ची की तरफ देखा जो सुकून से उसकी गोद में सो रही थी। ना जाने उसे क्या महसूस हुआ जो उसकी आंखों से उस बच्ची को देख आंसू आ गए। शिप्रा ने तुरंत बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। सूरज उसे रोते देख, क्या हुआ? शिप्रा, मैं इसे अनाथालय नहीं छोड़ूंगी। सूरज हैरानी से, पागल हो गई हो क्या? शिप्रा, नहीं सूरज, देखो इस बच्ची को, इसकी माँ ने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इस मासूम को मालूम भी नहीं। अगर हमने इसे अनाथालय छोड़ दिया तो ये कभी नहीं जान पाएगी अपनी माँ के बारे में। उस औरत ने हमें बहुत विश्वास से जिम्मेदारी दी है। सूरज गुस्से में, उसने हमसे बस इतना कहा था कि हम उसे उस जगह छोड़ दें जहाँ अनाथ बच्चे पलते हों। ये नहीं कहा था कि इसे हमें पालना है। और दूसरा कि ये वो लोग कभी भी इस तक पहुँच जाएंगे, इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। शिप्रा, जो भी हो सूरज, पर मैं इस बच्ची को कहीं नहीं छोड़ूंगी। अनाथालय की हालत तुम भी जानते हो। अगर हमने इसे छोड़ा और ये किसी के गलत हाथ लग गई तो भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस सब के बाद इसकी माँ की कुर्बानी जाया हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये लड़की अच्छा डिजर्व करती है और मैं उसे वो सब दूंगी। सूरज, क्या करने वाली हो तुम? शिप्रा, मैं इसे पालूंगी सूरज, ये अच्छी ज़िंदगी जिएगी और अपनी माँ के बारे में भी जानेगी। सूरज, और मेरा क्या? तुम जानती हो कि 4 महीने बाद हमारी शादी है। अगर घर पर तुम इसे लेकर जाओगी तो हमारी शादी टूट सकती है। शिप्रा, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी सूरज। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। अगर देना हो तो बता देना और नहीं तो भी बता देना। सगाई की अंगूठी और तोहफे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। सूरज हैरानी से उसे देख रहा था और शिप्रा उस बच्ची को। तभी संतोष के साथ का आदमी उस डिब्बे में चढ़ गया। ये देख शिप्रा ने बच्ची को अपने दुपट्टे से छुपा लिया। वो आदमी उन दोनों के पास आया और उन्हें देखने लगा। आदमी शिप्रा को देखते हुए, यो बच्ची किसकी से? शिप्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ, मेरी है। आदमी, चेहरा दिखा इसका। शिप्रा, क्यों? आदमी, देख रहा था हमारे को, चेहरा दिखा बच्ची का। शिप्रा गुस्से में, क्या बदतमीजी है आपकी? ये मेरी बेटी है और मैं इसका चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आदमी, बस एक बार चेहरा दिखा दे, बस, फिर थारे से कुछ ना कहूँगा। शिप्रा, मैं नहीं दिखाऊंगी। सूरज, क्या दिक्कत है आपकी? क्यों देखना है चेहरा? आदमी, तू चुप कर, मैं इस छोरी से बात कर रहा हूँ। सूरज, ये छोरी मेरी बीवी है। आदमी उसे घूरते हुए, अच्छा बीवी? ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, ना साड़ी, और ये थारी बीवी से? सूरज अकड़ कर, हाँ, हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ ये सब नहीं पहना जाता है। वो आदमी आगे कुछ कहता तब तक दूसरा आदमी आ गया और उसे उन दोनों से बहस करते और उस लड़के का अपने आप को मुस्लिम कहते देख वो आदमी उस
उसे अपने साथ ले गया, ये कहकर कि शायद वो लड़की यहाँ नहीं है। उन दोनों के जाते ही सूरज और सिप्रा ने राहत की सांस ली। सिप्रा उसे घूरते हुए, अभी तो मुझे इसे छोड़ने को कह रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ तुम्हें? सूरज दूसरी तरफ देखते हुए, अब जब इसे अपनी बेटी मान ही लिया है और इसे पालने का फैसला भी कर लिया है तो बच्ची को माँ के साथ साथ पिता की भी ज़रूरत पड़ेगी ही ना। सिप्रा उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। इसी के साथ अचानक से पेन गिरने की आवाज़ आई और अब तक हॉल में फैली शांति अचानक टूट गई। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखे ज्योति के नाम पर एक आंसू की बूंद ने गिरकर उस नाम को भिगो दिया। सामने बैठे हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। कविता ने भी अपने आंसू को पोंछती हुई नीचे गिरे हुए पेन को उठाया जो दिव्या के हाथ से छूटकर गिर गया था। दिव्या आंखों में आंसू लिए, तो ये थी ज्योति की कहानी, एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपनी जान गंवाकर अपनी बच्ची की जान बचा ली। दिल्ली आकर ज्योति की बेटी को सूरज और सिप्रा ने पहले लीगली गोद लिया और फिर उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसे एक बेहतर ज़िंदगी दी। संतोष और उसके साथी को कभी पता नहीं चल पाया कि वो बच्ची गई कहाँ। अभी कुछ साल पहले पुलिस को खबर लगी कि संतोष गांजे का धंधा करता है। जब पुलिस ने उनके यहाँ छापा मारा तो संतोष ने उल्टा पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस की तरफ से किए सेल्फ डिफेंस फायरिंग में वो मारा गया और इसी के साथ ज्योति के हत्यारे को भी सज़ा मिल गई। मुझे समझ नहीं आता, हम लड़कियों को एक तरफ भगवान की तरह पूजते हैं देवी बनाकर, वहीं दूसरी तरफ उसे अपशुगनी क्यों माना जाता है? मत पूजो ना उन्हें भगवान की तरह, इंसान ही रहने दो, बस उन्हें इंसान होने का हक दे दो। भले हम आज टेक्नोलॉजी साइंस की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर आज भी वो सोच कहीं ना कहीं जिंदा है और इसी सोच को जड़ से ख़त्म करने के लिए और ज्योति जैसी औरतों की मदद करने के लिए हम ये ज्योति फाउंडेशन खोलने जा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ज्योति की कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कदम बढ़ाते ही उस गांव की कई औरतों ने आगे चलकर इसका विरोध किया और आज उस गांव से ये रीत जड़ से ख़त्म हो चुकी है। साथ ही 1994 में अल्ट्रासाउंड से लिंग की जानकारी लेना कानूनी तौर पर प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि उसके जरिए कई बच्चियों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। खुशी होती है ये देखकर कि आज के वक्त पर लड़कियों को उनका हक भी मिलता है और एक बेहतर ज़िंदगी भी मिलती है। पर कई ऐसे इलाके और कई ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो इसी घटिया सोच के साथ जी रहे हैं। इस सोच को कोई अलग से आकर ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि इसे हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा। ज्योति ने अकेले अपनी बेटी को ज़िंदगी देने की जंग लड़ी अपनों के खिलाफ और आखिर में वो मर कर भी वो जंग जीत गई। अपने आंसू पोंछ कुछ पल रुक। एक वादा ज्योति ने अपनी बेटी से किया था, उसे ज़िंदगी देने का, उसे संतोष जैसे लोगों से बचाने का, और एक वादा इस बेटी ने अपनी माँ से किया था, उसके नाम को उस ऊंचाई तक पहुँचाने का जहाँ तक संतोष या उसकी जैसी सोच रखने वाले लोग कभी नहीं पहुँच पाए। और आज वो वादा भी पूरा हुआ। कहते हुए अपनी आँख बंद कर ली। उसकी आखिरी शब्द सुन अचानक हॉल में खुसुर फुसुर चालू हो गई। मंच पर बैठे लोग भी हैरानी से दिव्या को देखने लगे। दिव्या सबको देख, आपके मन में इस वक्त जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब मैं देती हूँ। मैं IPS दिव्या ज्योति, ज्योति की बेटी, वो बेटी जिसके लिए माँ अपनी जान पर खेल गई। जी हाँ, मैं ही वो बच्ची हूँ जिसने 7 दिन की उम्र में इस समाज की एक खोखली रीत की वजह से अपनी माँ को खो दिया, जो एक बार अपनी माँ को देख भी नहीं पाई। उन लोगों ने पहली मेरी माँ पर घर में अत्याचार किए और फिर उन्हें मारकर इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। पर जहाँ एक तरफ नफरत थी तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत भी मौजूद थी। सामने एक औरत की तरफ इशारा कर, कमल मौसी के रूप में, जिन्होंने खून का रिश्ता ना होते हुए भी मेरी माँ को बहन सा प्यार दिया और उन्हें भागने में मदद की। सामने बैठी कमल अपने आंसू पोंछ मुस्कुराने लगी। उन डॉक्टर रश्मि के रूप में जिन्होंने माँ की याद की और हर बार उनका हौसला बढ़ाया। उस आदमी के रूप में जिन्होंने एक बेसहारा और अकेली औरत को देख उसे उनकी मंजिल तक पहुँचने में मदद की। और मेरी सिप्रा माँ और सूरज पापा के रूप में जिन्होंने एक अनजान औरत की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार भी दिया और एक खुशहाल जिंदगी दी।
सामने बैठी शिप्रा अपने चश्मे को निकाल कर अपने आंसू साफ कर दिव्या को देखने लगी। वहीं सूरज भी मुस्कुराते हुए दिव्या को देखे जा रहा था। आज मैं जो भी आप दोनों की ही वजह से हूँ। अगर मेरी माँ मेरी ज़िंदगी के लिए लड़ी तो इन सब ने मुझे उस ज़िंदगी को जीना सिखाया। एक लंबी सांस लेकर, भले आज माँ हमारे साथ ना हो, भले मैंने उन्हें कभी देखा ना हो, पर वो फिर भी मेरे दिल में ही जिंदा है। दिव्या के कहते ही एक लड़की खड़े होकर तेजी से अपने आंसू पोंछते हुए ताली बजाने लगी। दिव्या उसे देख मुस्कुराने लगी। उसी के साथ पूरा हॉल अगले ही पल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। कुछ देर बाद दिव्या ने अपने हाथों से ज्योति फाउंडेशन का उद्घाटन किया और फिर सब हॉल से बाहर जाने लगे। दिव्या कुछ लोगों से मिल रही थी कि उसे किसी का फ़ोन आ गया। उसे किसी अर्जेंट काम से तुरंत जाना पड़ा। वह शिप्रा से बोलकर बाहर आ गई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ पड़ी जो तेज़ी से चिल्ला रही थी, दिव्य ज्योति मैम। ये नाम सुनते ही उसे जैसे एक सुकून सा मिला। आज पहली बार किसी ने उसका नाम उसकी माँ के नाम से इस तरह जोड़ा था। उसने पलट कर देखा तो एक स्कूल की लड़की भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। ये वही लड़की थी जिसने सबसे पहले ताली बजाई थी। दिव्या उसे देखकर रुक गई। वो लड़की उसके पास आई और अपनी कॉपी आगे कर, लड़की ऑटोग्राफ प्लीज़। दिव्या उसे देख मुस्कुराने लगी और फिर उसके हाथ से कॉपी लेकर उसे अपना ऑटोग्राफ देने लगी। लड़की, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपके हर इंटरव्यू यूट्यूब पर देखती हूँ। भैया भी आपके बारे में बताते रहते हैं, वो भी आपके डिपार्टमेंट में ही हैं। मैं ना बड़े होकर बिल्कुल आपकी तरह बनूंगी। आपके आते ही सब गलत लोगों की तो छुट्टी चुटकी बजाते हुए हो गई। दिव्या उसके सर पर हाथ रखकर, आप मुझसे भी अच्छी और बेहतर आईपीएस बनेंगी, बस मन लगा कर पढ़ना। और आगे जाने को बढ़ गई। लड़की दोबारा से, दिव्य ज्योति मैम, इतनी आसानी से अपने माँ के कातिलों को कैसे जाने दिया? और अगर संतोष मतलब आपके पापा गलत काम करते थे तो पहले क्यों नहीं पकड़ाए? दिव्या पलटकर उसे देखने लगी। मुझे कुछ हजम नहीं हुई ये बात। दिव्या, तो क्या जानना है तुम्हें? लड़की मुस्कुराते हुए, वही जो सच है। दिव्या उसकी मुस्कुराहट को समझते हुए, तुम तो काफ़ी समझदार भी हो। अब जब समझ गई हो तो अलग से बताना क्या? और आगे बढ़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। और लड़की मुस्कुराते हुए कभी ऑटोग्राफ को देखती तो कभी दूर जाती गाड़ी को। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।